सो आज का अपना टॉपिक है 5 हेड्स ऑफ इनकम, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑन द 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले स्क्रीन पर दिख ही रहा है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 RIP हो चुका है। अब किसने पुनर्जन्म लिया, वो किस नाम से, इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्लस साथ में उसका कपल भी है, कौन, इनकम टैक्स रूल्स 2026। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ मैं तुमको स्टार्ट करने पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ तुम लोग लर्न कर लो इधर ही, क्योंकि ये सबके काम का है। और ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द सेशन तुमको फील होगा सब याद हो गया है, लेकिन याद रखने का तुम लोग भी इंटेंशन रखो, क्योंकि मैं भी उसी इंटेंशन से करा रहा हूँ कि खाली एक स्पीच दे के खाली ख़त्म कर दे, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जो लिमिटेड जो क्रिस्प चीज़ें बताऊँगा ना उसको रट लेना। ओके, तो सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम अपने वैसे के वैसे न्यू इनकम टैक्स एक्ट में अपना कोई 5 हेड्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। लेकिन पहले क्या होता था, 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने के बाद क्या आता था, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA आता था। लेकिन अब वो किससे रिप्लेस हो चुका है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 8। रटो, चैप्टर 8 बोलो मुँह से, चैप्टर 8 बोलोगे तो जाएगा ना दिमाग में। तो चैप्टर 6 से मर गया, अब कौन जन्म लिया है, चैप्टर 8। ओके, और चैप्टर 6 से मैं बताओ सेक्शंस कौन से थे, अरे बोल मुझसे, 80C से लेके 80U तक। 80C स्टार्ट में सबको पता है, लास्ट में 80U था। अब उसकी जगह पे क्या आ चुका है, देखो ये 80C 80U वो सबको दफन कर दो ना। अभी क्या आ चुका है, सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 154। कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ तुम लोगों को बाय हार्ट हो जानी चाहिए। सेक्शन 123 से लेके 154 स्टार्ट का बता दे दो। 123 अपना पुराना 80C है, अब उसको 123 बोलेंगे, और अपना 80U नाउ इट हैज बिकम 154। ओके, एनीवेज मैं चैप्टर 60 के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मेरा आज का एजेंडा है 5 हेड्स ऑफ इनकम। ओके, तो ये इतनी जानकारी हो गई, कीप लर्निंग, कीप बाय हार्टिंग। फिर फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। इतने सालों से मैं इस करियर में हूँ, ऑलमोस्ट 30 साल हो जाएंगे समझो, सैलरी में चेंजेस दिखता ही नहीं है। अभी जो हुआ है ना, ऐसा भर भर की चेंजेस हुआ है ना, मतलब पूरी भड़ास निकाली है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि सैलरी वॉज दी अनटच टॉपिक फॉर सो लॉन्ग टाइम। अब उसको ऐसा टच किया है ना, भयंकर टच हो चुका है। ये देखो, सैलरी में अपने नॉर्मली इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं, पहले हम लोग को जो भी बॉस से मिला है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी वगैरह वगैरह, उनको जोड़ जोड़ा के आता है ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद 3 डिडक्शन होते हैं, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग एवरीवन हैज कंप्लीटेड CA इंटर एंड दे आर प्लानिंग फॉर द CA फाइनल सून। तो इतना तो देखा ही है कि अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, ये 3 डिडक्शन मिलते थे। लेकिन अब देखो वो हो चुका है डिडक्शन अंडर सेक्शन 19, 16 के बदले 19 हो चुका है, और डिडक्शन की लिस्ट बड़ी हो गई है। मतलब जो जो चीज़ आज तक एग्जेम्पशन के रूप में मिलती थी, अब उन्होंने डिडक्शन का रूप ले लिया है। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, उसके पीछे भी मैं तुमको लॉजिक बताऊंगा। लेकिन अब डिडक्शंस के नाम पे क्या हो चुका है, खाली वो 3 डिडक्शन नहीं है, इतने सारे डिडक्शंस है, और रूल वही है। लेकिन पहले हम लोग क्या करते, जैसे अपने को बॉस से ग्रेचुइटी मिली तो उसको इधर का इधर ही लेस करके एग्जाम कर देते थे, और अपने को लीव सैलरी मिला तो उसको उधर का उधर ही एग्जाम करके ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब क्या है, ये सब इनकम को पूरा पूरा शामिल कर दो और बाद में उसका अलग से डिडक्शन लेना चाहिए। बाकी ग्रेचुइटी का फॉर्मूला जो लोग तुम लोग CA इंटर में पढ़े थे, उस फॉर्मूला में कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन पहले वो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 होता था, नाउ इट हैज बिकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 19। ओके, और ऐसे किन 10 लोगों ने डिडक्शन का रूप ले लिया है, ये देखो, ग्रेचुइटी, पेंशन, कम्यूटेड वाला जो अपने को लमसम मिलता है, जो महीने महीने पेंशन मिलता है वो तो टैक्सेबल होता है ना। डिडक्शन किसका मिलेगा कि अगर मैंने अपने मंथली पेंशन को लमसम कन्वर्ट करवा के लिया तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। जो पहले एग्जाम अंडर सेक्शन, याद है किसी को क्या था, एग्जाम अंडर सेक्शन 1010A था, जाने तो याद भी नहीं रखना अभी। नाउ इट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 19। फिर लीव सैलरी भी डिडक्शन में कन्वर्ट हो गया है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, फिर अपने वही प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एज यूजुअल।
स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में 50,000, न्यू रिजीम में 75,000, और इतने सालों से वाहियात डिडक्शन चल रहा था। एंटरटेनमेंट अलाउंस खत्म कर दिया उसको। मतलब पढ़ाते टाइम भी मज़ा नहीं आता था। बच्चे लोगों को बोलता था देखो सी वी कैन नॉट चेंज द लॉ, वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉ, कैसे जैसे पढ़ा देता था एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। उसमें भी अगर तुम लोग को याद होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को ही डिडक्शन मिलता था। उसमें भी अजीब सा फॉर्मूला था, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5,000, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। बहुत ही अजीब विचित्र डिडक्शन था। मतलब वो बच्चे को पढ़ाते टाइम भी लगता था सॉरी यार मैं हर चीज़ का तुमको लॉजिक बता दूंगा लेकिन ये थोड़ा मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, बट ठीक है रट लो, ओके। लेकिन वो चीज़ अभी गवर्नमेंट ने खुद समझदारी से उसको ख़त्म ही कर दिया है। तो अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस नाम का डिडक्शन नहीं रहा, ओके। प्रोफेशन टैक्स एज यूजुअल, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एज यूजुअल, ओके। अब है ना सवाल ये उठेगा कि ये सब चीज़ को गवर्नमेंट ने डिडक्शन का रूप क्यों दे दिया है। पहले ये लोग कहाँ थे, ग्रेचुइटी पेंशन एग्जेम्पशंस में, लेकिन तुम लोगों को पता है एग्जेम्पशन का सेक्शन क्या था, बोलो मुझसे, सेक्शन 10। और सेक्शन 10 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई थी ना कि उसमें अपने सैलरीड एम्प्लॉय के एग्जेम्पशन पूरे खो गए थे। मतलब एक लेमैन के लिए क्या है, फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता था कि भाई मैं तो नौकरी वाला हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, इतने सारे 10 खोल के रख दिए, मेरे लिए क्या है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक प्रॉपर शेप दे दिया है। अब उसको डिडक्शन में डाल दिया ना। अब सेक्शन 19 है ना, खास सैलरीड एम्प्लॉय लोग को बताता है भाई आप लोग के लिए ये सब है, जो पहले भी था। लेकिन सेक्शन 10 की इतनी बड़ी भीड़ में जो खो गए तो उन लोग ने अपना वजूद खो दिया था। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई सैलरीड एम्प्लॉय तुम लोग लॉ के अंदर ज़्यादा मत घुसो, आपके लिए जो भी है ना ये सब लिस्ट में इधर है, ये रही लिस्ट पूरी। तो उनके सारे बेनिफिट इधर डाल दिए। तो इससे क्या है, ये न्यू इनकम टैक्स लॉ का पर्पस ही क्या था, सिंप्लीफिकेशन। तो आज तुम भी नौकरी कर रहे हो तो तुम लोगों को कितना सिंप्लीफाइड फील हो रहा है। चलो हम लोग तो इनकम टैक्स लॉ के जानकर, हम लोग तो सीए बन रहे हैं, हमको पता है ग्रेचुइटीज एग्जाम अंडर सेक्शन 1010, लीव सैलरी 1010 AA, आउट ऑफ सेवरल 10 वी नो, बट वी नो ना, बट व्हाट अबाउट अ लेमैन। तो फॉर देम दे हैव सिंप्लीफाइड एंड दे हैव कन्वर्टेड ऑल 10 वाला थिंग इनटू सेक्शन 19। और सेक्शन 19 इतना ही है, इतनी चीजें ही है ताकि सैलरीड एम्प्लॉय को मालूम पड़े कि हमारे लिए क्या है। बाकी ग्रेचुइटी के फॉर्मूला में, पेंशन के फॉर्मूला वगैरह में कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ओके। तो इसको भी याद कैसे करना है, इसको ऐसे याद कर लो ना। ये देखो क्या क्या था, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी, प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर GPL RC VRC, GPL RC VRC, GPL RC VRC, बोलो ना मजा आएगा। GPL RC VRC मतलब रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। GPL मतलब ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ओके। और अपने वो तो है ही कौन, प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो याद नहीं करवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा डिडक्शन में क्या आ गया है, GPL RC VRC। सो दिस इज द फर्स्ट अपडेट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। याद हो गया है, ओके। अब इसके बाद है ना, अब बताओ इधर एग्जेम्पशंस में क्या रहा, खाली अलाउंसेस और परक्यूजिट्स में एग्जेम्पशन दिखाना है। अरे बाकी ये पूरा झुंड तो डिडक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया ना। तो अभी बचा क्या अपने अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स, उसमें भी मेजर अपडेट्स आए। तो अलाउंसेस का भी तुमको मैं नेक्स्ट अपडेट बता रहा हूँ। अलाउंसेस में क्या है, कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं ना जिसमें अपने कोई फिक्स्ड अमाउंट माफ होता है। कुछ अमाउंट तुम लोगों ने याद करो सीए इंटर के दिन, ओके। एंड देयर आर सर्टेन अलाउंस, उसमें जितना स्पेंड उतना एग्जेम। ये मेरा कीवर्ड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं कट, फिर टीसी उधर, किधर, टीसी उधर, इधर नहीं उधर। तो ये टीसी उधर वाले अलाउंस में क्या है, जितना स्पेंड उतना एग्जेम्प्ट है, और इधर फिक्स्ड अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है। और HRA तो पॉपुलर है ही सबके माइंड में, हाउस रेंट अलाउंस। इधर एक अलग सा फॉर्मूला है। अरे 3 खांचे क्यों बनाए मैंने, क्योंकि इधर फिक्स्ड अमाउंट की एग्जेम्पशन है, इधर जितना स्पेंड उतना एग्जेम, इधर एक फॉर्मूला है, और बाकी सारे अलाउंस टैक्सेबल। तो ये सब रूल मोटा मोटी सेम है, लेकिन अभी चेंज बता रहा हूँ क्या। ये देखो, ये जो कट वाले अलाउंस है ना, फुल फॉर्म बताता हूँ, 2 मिनट रुको, फुल फॉर्म बताता हूँ। कट वाले अलाउंस में क्या था, पहले हम बोलते थे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 बोलते थे, रेड विद रूल 2BB।
रेड विद रूल 2BB मतलब जो भी अलाउंस एग्जेम्प्ट है ना, तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में लिखा हुआ था अंडर रूल 2BB। ये तो पहले की बात है, लेकिन उसको मैंने भी चौकड़ी मारा है। अब उसने क्या रूप ले लिया देखो, सारे एग्जेम्पशन अभी सेक्शन 11 में होते हैं। जो अभी तो हम लोग 10 करके बोल रहे थे ना, नाउ इट हैज बिकम 11। और सेक्शन 11 के अंदर खाली इतना बोला है, देयर आर सर्टन इनकम्स विच आर एग्जाम, विच आर दोज एग्जाम इनकम्स, उसके लिए शेड्यूल्स बनाई है गवर्नमेंट ने। और देयर आर शेड्यूल्स लाइक शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5, 6, 7, इतनी शेड्यूल्स बनाई है। मतलब इन लोगों ने क्या किया में, जितने भी 10 वाले एग्जाम्पशंस है ना, उसको शेड्यूल्स में बांट दिया है। पहले क्या 10 की इतनी लंबी भीड़ थी ना, तो अभी उसको क्या इन लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है। देयर आर सर्टन सेक्शन 10 जो शेड्यूल 2 में आएंगे, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, ऐसा कर दिया है। तो अपना जो शेड्यूल 3 है ना, उसमें ये सब एग्जेम्पशंस के बारे में जिक्र किया है, जो कट वाले एग्जेम्पशंस है ना। और उसके अंदर भी टेबल है, टेबल के अंदर सीरियल नंबर 13। एक काम करता हूँ, इसके अंदर घुसने के पहले मैं तुमको नई मस्त चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है मैंने। देखो, पहले जो होता था एग्जाम अंडर सेक्शन 10, 11, 12, अब क्या बोलोगे? अरे याद करना है, कल एग्जाम में सोचो ना ऐसे यार। अभी क्या बोलेंगे? इनकम एग्जाम अंडर सेक्शन 11, ओके। एंड उसके अंदर अलग अलग शेड्यूल्स है। कितनी शेड्यूल्स है? शेड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। और हर शेड्यूल के अंदर टेबल बना हुआ है। सी मैंने तुमको ओवरव्यू दिया ताकि क्या तुम लोग बिना एक्ट देखे भी विजुअलाइज कर पाओगे कि कानून कैसा दिख रहा है। अभी तो कैसा दिख रहा है? देयर आर शेड्यूल्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। अब इसके अंदर टेबल है। टेबल के अंदर क्या लिया है कि कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट है। अब किसी टेबल में 10 पॉइंट है, किसी 20, 25, 30 पॉइंट्स है, और उसका सीरियल नंबर का इंपॉर्टेंस है। सी पहले पुराने लॉ में क्या होता था, हम लोग खाली 10 लिखते तो नहीं चलता था, मार्क्स मिलता था नहीं। 10 के ब्रैकेट में क्या है बोल, जैसे 10(1) बोला तो याद करो एग्रीकल्चर इनकम था, तो अंदर का ब्रैकेट बोलना जरूरी था कि नहीं? तो वैसे अभी सीरियल नंबर बोलना पड़ेगा, शेड्यूल भी बोलना पड़े, सीरियल नंबर भी। सी भले इन लोग ने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में किया है, बच्चे लोग के लिए थोड़ी किटपिट हो गई है, ये मेरा व्यू है। मतलब इधर सेक्शन 11 तो याद करना ही है, वो चलो एक ही है, फिर उसमें कौन सा शेड्यूल, और शेड्यूल के अंदर जो टेबल है उसमें कौन सा वाला सीरियल नंबर। तो बताओ ये वाले अलाउंस का मैंने क्या बताया, ये जो है ना कट वाले अलाउंस, इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है पढ़ो। शेड्यूल 3 है ना, तो ये देखो, और उसमें सीरियल नंबर 13, तो ये देखो शेड्यूल 3 मतलब ये रहा। इसके अंदर तुम लोग शेड्यूल 13 में जाओ, सॉरी गलती से निकला, सीरियल नंबर 13 देखोगे ना, उधर इन अलाउंसेस का जिक्र किया है, समझा। फिर कट का फुल फॉर्म सुन लो ना, चलो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉयज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉयज, ओके। फिर ये टीसी उधर वाले अलाउंस पहले 10-14 में हुआ करते थे, रेड विद रूल 2BB। अब वो क्या बोलोगे बताओ, खुद ही बोलो ना। एग्जाम अंडर सेक्शन 11, शेड्यूल 3, ये भी शेड्यूल 3 में रखा है, लेकिन उसके अंदर सीरियल नंबर 12 है। सी रूल नंबर याद नहीं रखा तो बच्चा एक बार चल जाता है, लेकिन रूल भी इधर चेंज हुआ है ना। पहले जो रूल 2BB होता था, अभी रूल 280 हो चुका है ना वो। और तो यहाँ मेरे को बताओ, इधर के प्रेजेंटेशन के हिसाब से कहाँ होगा ये? टीसी उधर वाले अलाउंस किधर होंगे? शेड्यूल 3 के अंदर सीरियल नंबर 12। सीरियल नंबर का इंपॉर्टेंस है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ओके। फिर टीसी उधर वाले अलाउंस में क्या क्या आता है? ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, मतलब हम लोग जो आउट स्टेशन जाते हैं तो बाहर होटल रहने का खर्चा, उसके लिए डेली अलाउंस होता है। फिर हेल्पर अलाउंस, फिर रिसर्च अलाउंस, तो ये सब क्या है? ऑफिस अलाउंसेस है, जितना स्पेंड उतना एग्जाम। फिर एचआरए का भी सेक्शन क्या होगा बताओ? 11, सेक्शन 11 ही बोलना है। लेकिन शेड्यूल, ये भी शेड्यूल 3, लेकिन इसका सीरियल नंबर देखो, ये 13 था, ये 12 है, ये 11 हो गया। दिस विल बी 11, ओके। लेकिन पहले क्या था? 10, 13A, रेड विद रूल 2A, लेकिन नाउ इट हैज बिकम
टेबल के अंदर सीरियल नंबर 11, अगेन वही बात, ये जो टेबल है शेड्यूल 3 वाला, इसके अंदर सीरियल नंबर 11 में दिया है एचआरए के बारे में। तो सी ये जो पिक्चर है ना, ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। आज कभी भी कोई एग्जेम्पशंस की बात करा ना, ये विजन माइंड में होना चाहिए अपने, ओके। अब है ना, ये एचआरए टीसी उधर और कट वाले अलाउंस में पहले के मुकाबले क्या अपडेट है वो तुमको बताऊंगा। अभी तक तो क्या मेरा टारगेट क्या था बताना कि हाउ सेक्शन 10 हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द न्यू लॉ, व्हाट इज द न्यू फॉर्म ऑफ सेक्शन 10, ओके। अब ये कट के अंदर जो पहला सी क्या मालूम है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पता है इसके लिए इतने सालों से कितना एग्जेम्पशन मिलता था? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, पता है ना। और ये पढ़ाते टाइम भी शर्म आती थी, मतलब मेरा सर भी शर्म के मारे झुक जाता था, बोलता था सॉरी बट पढ़ लो ऐसे ही। 100 रुपये में क्या एजुकेशन होती है? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, इतना एग्जामेशन मिलता था और इतने सालों से यही चल रहा था। लेकिन फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको थोड़ा प्रैक्टिकल अमाउंट बना दिया है। अब इट हैज बिकम 3000 पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ फॉर हर चाइल्ड के खाली 2 चिल्ड्रन, मतलब हर बच्चों के लिए एग्जेम्पशन है मैक्सिमम 2। वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही नारे लगा रखे, हम 2 हमारे 2, तीसरा हो टैक्स भरो। तो ये 3000 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का। फिर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का किसी को याद है पहले क्या था? 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड था। अब उसको भी 3 गुना था ना, 100 का 300, तो ये क्या होगा 3 ईयर का 9000 हो जाएगा। तो सी ये पहले की अमाउंट है, अभी ये नई अमाउंट है 9000 पर मंथ पर चाइल्ड। सी मैं चाहता हूँ कि अभी जो बच्चे इंटर हो चुके फाइनल में जाएंगे ना, फाइनल में सैलरी का इतना रेलेवेंस नहीं है, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। क्योंकि सी अगर न्यू लॉ के बारे में जानकारी नहीं है मतलब वो धिक्कार है, ऐसी बात होगी। तो ये थोड़े अमाउंट को गवर्नमेंट ने रियलिस्टिक बना दिया है, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या मालूम है? ऑफिस टू रेसिडेंस आने जाने का हैंडीकैप लोग को जो अलाउंस मिलता था ना, इट वाज एग्जाम अप टिल नाउ अप टू 3200 पर मंथ। कितना था? 3200 पर मंथ। इसमें भी चेंज आ गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया, यार हैंडीकैप आदमी को ऑफिस टू रेसिडेंस आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और खर्चे भी बहुत लगते हैं। 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन थोड़ा कम है, ये भी अमाउंट चेंज होके कितना हो गया है 15,000 पर मंथ फॉर मेट्रो सिटीज। और 15,000 ही नहीं प्लस डीए देयर ऑन। इसका मतलब क्या? ये नया सिस्टम आया है, मतलब आज अगर किसी एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में उसको 20% डीए मिलता है, जनरली कंपनी क्या करती है, बेसिक का सर्टन परसेंटेज डीए रखती है। तो अगर तुम्हारा सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा है, तुमको 20% डीए मिलेगा, 20% डीए, तो अपना ये एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,000 में 20% बढ़ा दो, बढ़ाओ 20% बढ़ा दो 18,000 हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली 18,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा पर मंथ, विच वॉज अप टिल नाउ 3,200। फिर अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 8,000 पर मंथ तो है ही, प्लस अगर आपको डीए मिल रहा है तुम्हारे बेसिक का 10%, 20%, 30%, तो उतने परसेंटेज से ये अमाउंट, कौन सा अमाउंट, 8 ईयर वाला अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज द अपडेट इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। लेकिन ये एग्जेम्पशन खाली हैंडीकैप एम्प्लॉय लोग के लिए, इट इज नॉट फॉर नॉर्मल एम्प्लॉय। आज नॉर्मल एम्प्लॉय को ऑफिस टू रेसिडेंस आने जाने का अलाउंस मिलता है ना, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। वो तो पहले भी था, अभी भी वैसा ही है। फिर एचआरए का मैं तुमको अभी डिटेल फॉर्मूला सिखाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर किसी को याद होगा तो पता है कैसा था, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, टर्नओवर कमीशन था, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% था, ओके। एनीवेज मेरे नॉर्मल क्लास में तो मैं इस 50 का भी लॉजिक बताता हूँ, हर फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या बताता हूँ, और जो लोग मुझसे पढ़े वो जानते हैं। लेकिन अभी मैं 1.5 घंटे में 5 हेड खत्म कर दें। तो 50-40% था, फिर एक और अमाउंट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर रेंट पेड माइनस 10% था। सेम सब कुछ सेम है, लेकिन पहले 50% खाली मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के लिए था। अब इसमें 4 और शहर ऐड हो गए। कौन से 4 शहर? फैब, पुणे, हैदराबाद, गेस करो, अहमदाबाद, बेंगलुरु।
मतलब अभी 8 शहरों के लिए 50% हो गया है। 4 तो सबको पता ही है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। उसके साथ ऐड क्या हो गया, फैब, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो ये अपडेट आए एचआरए में। इन शॉर्ट अलाउंसेस में टोटल 4 अपडेट है, 1 2 3 4, चारों मैंने तुमको बता दी। ओके, तो सी मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, तुम लोग को ये मेन ढांचा बताया ना, उसके बाद अलाउंसेस में घुसा रहा हूं तुमको मैं, और घुस के बाहर निकल के हो गया। अब इसके बाद है ना लीव ट्रैवल कंसेशन, एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने जाता है कश्मीर वगैरह, गोवा एक्सेट्रा, तो उसको कंपनी वाले आने जाने का पैसा देते टिकटों का। तो उसमें भी पहले क्या रूल था याद है किसी को, इट वॉज एग्जाम अंडर सेक्शन 10(5), लेकिन अभी 10 की जगह क्या बोलोगे 11, और ये सब शेड्यूल 3 के अंदर रखा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे शेड्यूल बताए थे ना, तो ये देखो जो पहले 10(5) में हुआ करता था, नाउ इट इज एग्जाम रेड विथ शेड्यूल 3, और उसके अंदर सीरियल नंबर टेबल जो है ना, इतने टेबल के अंदर सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 8 लिखना ही पड़ेगा तो ही पूरा मार्क्स मिलेगा बच्चे को। और इसके रूल्स पहले रूल 2B में थे, नाउ इट इज इन रूल 278 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2026। ओके, इसमें एक जबरदस्त चेंज हुआ है। पहले क्या था में, इंसान अगर प्लेन में घूमने आता था फैमिली के साथ, तो उसको पता है कितना एग्जाम्शन मिलता था, इकोनॉमी क्लास फेयर जितना। थोड़ा बहुत बोलने से तो याद आ रहा है ना, इकोनॉमी क्लास फेयर का एग्जाम्शन मिलता था। नाउ इट इज व्हाट यू नो, इट्स नॉट इकोनॉमी क्लास, वॉट एवर यू आर एंटाइटल्ड टू अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन इन द ऑफिस। तो आज अगर तुम कंपनी में एक अच्छे मकाम पे जॉब कर रहे हो और तुमको कंपनी ने बिजनेस क्लास के लिए अप्रूव किया है कि तू बिजनेस क्लास से घूमेगा, तो तुमको कंपनी ही बिजनेस क्लास के लिए एंटाइटल की है ना, तो उतने का एग्जाम्शन मिलेगा। पहले क्या था मालूम है, एम्प्लॉय को कंपनी तो बिजनेस क्लास का एंटाइटलमेंट दी है, लेकिन एग्जाम्शन इकोनॉमी क्लास का ही मिलता था। ये थोड़ा अनफेयर लगा, तो लॉ ने उसको चेंज कर दिया। तो सी पुराने ज़माने में मेरे पुराने बैचेस में बच्चों का फॉर्मूला ऐसा था, इकोनॉमी क्लास फेयर और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। नाउ इट हैज बिकम वॉट एवर यू आर एंटाइटल्ड टू, और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज, अमाउंट स्पेंट देखना पड़ेगा। पता चला ही इज एंटाइटल्ड टू बिजनेस क्लास बट ही इज गोइंग बाय इकोनॉमी क्लास, तो अमाउंट स्पेंड कम तो एग्जाम्शन कम मिलेगा ना, कम हो तो कम ही लो ना। तो ये एक चेंज हुआ लीव ट्रैवल में। तुम लोग याद ही करते हो, अलाउंस में मैंने 4 अपडेट बताया, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट और एचआरए। ये लीव ट्रैवल का हो गया, रट लो मैं तो बोल रहा हूँ। फिर परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स में देखो क्या क्या चेंज आया। फ्री लंच, कंपनी की तरफ से अपने को कैंटीन में खाना मिलता है फोकट में, वो पर्क्स माना जाता है। ओके, और कोई कोई कंपनी क्या कैंटीन नहीं बनाती ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मील वाउचर्स देते हैं। तो चाहे तुमको कैंटीन में खाना मिले कि मील वाउचर, इट वाज एग्जाम अप टिल नाउ, अप टू हाउ मच याद है तो बताओ, 50 रुपीज़ पर मील है ना, एक थाली 50 वाली। पहले ऐसा था, लेकिन अब वो 50 नहीं, 50 रुपये में क्या थाली आती है, अब उसको 200 रुपया पर मील कर दिया है। अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ पर मील हैज़ बीन रिवाइज टू 200 पर मील। याद हो गया, याद करेंगे तो हो जाता है ना, 200 रुपया पर मील। ओके, फिर इंटरेस्ट बेनिफिट। इंटरेस्ट बेनिफिट क्या है, जैसे एम्प्लॉय को बॉस से लोन चाहिए, तो बॉस तो क्या लोन तो दे देते हैं, लेकिन उसमें कई बार इंटरेस्ट माफ कर देते हैं। ओके, उसमें पता है लोन इज नॉट अ बेनिफिट, लोन इज अपना धन के पराया धन, पराया धन वो तो आज लिया कल चुकाना है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट की छूट मिली है दैट इज योर पर्क्स। और वो पहले क्या था में, it was exempt only if the loan amount is up to 20,000. Now it has become 2 lakhs. 20,000 has become 2 lakhs. मतलब बॉस अगर तुमको लोन दे रहा है ना, तो बॉस बोले ना मैं 20,000 तक ही दूंगा, तो उसको 20 क्या सर 2 लाख तक लोन दे दो, और इंटरेस्ट भी मत मारना। इंटरेस्ट मारा तो काहे का परक्यूजिट, फिर परक्यूजिट तो कब होगा, जब बॉस ने लोन दिया है एंड ही इज नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट और ही इज चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट, सो दैट इंटरेस्ट बेनिफिट विल बी एग्जाम। पता है कितने लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, 2 लाख तक का लोन मिला तो माफ है। अरे लोन की माफी नहीं है रे, लोन तो इनकम ही नहीं, इट इज माई लायबिलिटी। नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी के कंप्यूटेशन में लोन का एंट्री नहीं पास करते, किसका एंट्री पास करते, इंटरेस्ट।
और वो इंटरेस्ट को टैक्स फ्री दिखाना है, प्रोवाइडेड लोन अमाउंट इज अप टू 2 lakhs। यस, फेस्टिवल लोन इन बैंक हो गया, और लोन का कोई भी पर्पस हो सकता है। हाँ, कोई भयंकर बीमारी के लिए लोन लिया है ना, तो उसमें तो 2 लाख की भी लिमिट नहीं है, 2 करोड़ भी बॉस ने दिया ना, तो भी उसका इंटरेस्ट बेनिफिट टैक्स फ्री। ये अपडेट नहीं है, पहले भी था, याद नहीं होगा तुम लोग को। लेकिन इफ द लोन इज फॉर अ स्पेसिफाइड डिजीज, देन इवन इफ द लोन इज ऑफ 1 crore 2 crores, द इंटरेस्ट बेनिफिट इज एग्जाम। तो इधर अमाउंट क्या चेंज हुआ, 20 शेयर इज बिकम 2 lakhs। बहुत सालों के बाद सैलरी में चेंजेस आ रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे कोई बोलने में। एम्प्लॉयर अगर गिफ्ट देता है, ले लो, कौन मना करेगा। लेकिन पहले गिफ्ट कितने तक माफ था, 5,000, नाउ इट हैज बिकम 15,000। सी दिस, 5,000 हैज बिकम 15,000, ये भी एक चेंज है। फिर एजुकेशन फैसिलिटी, ये एजुकेशन अलाउंस नहीं है, अलाउंस तो अपने महीने की पगार में शामिल होके आता है। ये पर्क्स है, ये तो क्या अपने महीने महीने जो पगार चल रही है वो तो चल रही है, उसके अलावा अलग से बॉस ने व्यवस्था करके दी है कि चल हमारी खुद की स्कूल है, तेरे बच्चों को भेजो, फ्री में पढ़ेंगे, फ्री में पास भी हो जाएंगे, ऐसी फैसिलिटी मिली। मतलब बॉस इज मेंटेनिंग हिज ओन स्कूल, या फिर उसका किसी स्कूल से टाइप है, वहाँ एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में पढ़ने मिल रहा है, ये पर्क्स के फॉर्म मिल रहा है। सी, अलाउंस हुआ तो मैं डिस्कस कर दिया ना, ये पर्क्यूजेट के फॉर्म में मिल रहा है। इट इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ मंथली सैलरी, इट इज इन एडिशन टू योर सैलरी। ओके, और इसमें अभी तक क्या था, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, और इसमें लिमिट भी नहीं थी बच्चों के ऊपर, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बट इट वाज 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। नाउ इट इज बिकम 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड। इसमें भी चेंज आ गया है, 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। और ये एग्जेम्पशन कब मिलता है, या तो बॉस की खुद की स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट हो, या फिर बाहर की स्कूल है तो बॉस का उसके साथ टाइप होना चाहिए, तो ये एग्जेम्पशन मिलता है। वो सब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन द अपडेट इज जो 1,000 था, नाउ इट हैज बिकम 3,000। तो ये परक्यूजिट्स के अंदर अपडेट्स बता दिए। ओके, तो ये देखो सैलरी में मेन अपडेट्स क्या थे, 4 पॉइंट परक्यूजिट्स के गिनो, एक लीव ट्रैवल का था गिनो, अलाउंसेस के 4 पॉइंट थे गिनो, फिर मैंने एग्जेम्पशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बता दिया, और डिडक्शन के अंदर पहले 16 के बदले 19 हो गया, और जो जो पहले एग्जेम्पशन के फॉर्म में मिलता, नाउ इट हैज बिकम डिडक्शन। सैलरी का टॉपिक खत्म, सैलरी का टॉपिक खत्म। ओके, अगला हेड में ले रहा हूं इनकम फ्रॉम, सॉरी एक चीज बच गई, सॉरी यार। गाड़ी मिलती है ना कंपनी की तरफ से, गाड़ी पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए, तो उसके लिए याद है तुम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट रट्टा मारा था, एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्सेबल होता था, और इधर जो अमाउंट हम रटे थे ना वो टैक्सेबल अमाउंट था, इट वाज नॉट एग्जेम्पशन। इतना अमाउंट कंप्यूटेशन में शामिल करो उतना अमाउंट टैक्स आ जाएगा। तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट हमने रटे थे ना उसमें बदलाव आ गया है। पहले बच्चों ने क्या रटा था मालूम है, 600 रुपया पर मंथ छोटी गाड़ी के लिए। ओके, और बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपया पर मंथ। छोटी गाड़ी मतलब जिस गाड़ी का इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर वाला इंजन, ऐसी गाड़ी है तो 600 रुपया था। नाउ दैट 600 हैज बिकम, ये भी चेंज हो गया, 600 हैज बिकम 2000 पर मंथ। ओके, एंड बड़ी गाड़ी मतलब जिसका इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा है, वो जो 900 रुपया था, नाउ इट हैज बिकम 3000 पर मंथ। लेकिन ये भी कब मालूम है, कंपनी ने गाड़ी तो दे दी है, पेट्रोल तो भरा तब जाके, लेकिन कंपनी बोलती है नहीं नहीं हम गाड़ी तो दे रहे, पेट्रोल भी हम भराएंगे, तो मज़ा ज़्यादा आया, और मज़ा ज़्यादा तो सज़ा भी ज़्यादा। सज़ा मतलब टैक्स, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी लिटिल मोर। ये देखो कंपनी गाड़ी दे रही है और खर्चे भी एम्प्लॉय, पढ़ रहे हो ना क्या लिखा है, गाड़ी भी बॉस का, खर्चे भी बॉस भर रहा है, तो मज़े ही मज़े, और ज़्यादा मज़ा तो सज़ा भी ज़्यादा, और अमाउंट कितना बढ़ जाएगा देखो 5000 और 7000 इधर आ जाएगा। ओके, यही चीज़ पहले क्या थी, 1800 और 2400 थी। तो जो मैंने पुराने अमाउंट को चौकड़ी मार के रखा है, नया अमाउंट क्या है 2 3 5 7 पर मंथ है, और ये अमाउंट टैक्स से माफ नहीं है, इतना अमाउंट टैक्स आ जाएगा। कंप्यूटेशन में इतने अमाउंट को शामिल करना है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी फुल प्राइवेट वाली नहीं, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। फुल प्राइवेट वाले का टैक्सेशन कैसे होता है वो मैं डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, आई एम हियर टू गिव यू द अपडेट्स एंड द चेंजेस, वेरेवर देयर आर चेंजेस आई विल टॉक अबाउट दैट ओनली। ओके,
फिर ये तो क्या है, देखो यहाँ पे हर जगह तुमको तारे दिख रहे, तारे दिख रहे कि नहीं? अब ये तारे ज़मीन पे दिखेंगे, देखो तारे ज़मीन पे, मतलब क्या मालूम है, इधर अगर कंपनी ने ड्राइवर भी दिया ना और मज़ा आ गया, और मज़ा ज़्यादा सज़ा भी ज़्यादा, टैक्सेबल अमाउंट बढ़ जाए कितने से 3000 पर मंथ. All the amounts you have to increase by 3000 per month if company has provided driver also. Okay. So this was the last update under the head income from salary. Okay. एनीवेज ये तुमको स्क्रीन जो दिख रहा है ना तुमको मिलेगा, बट एज मैडम ने तुमको सही एडवाइस दी, बीच बीच में लिखते रहो, हलचल होती रहनी चाहिए, नहीं तो नींद लगी, पता चला आँख खुली तो रात हो गई होगी, इधर सब चले गए, किधर क्या हो गया, मैं कहाँ चला गया था, जागते रहो. ओके. नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, पीजीपीपी. पीजीपीपी पीजीपीपी अपना मेन हेड है ना, ये तो पीजीपीपी बोलो, पीजीपीपी पीजीपीपी. अब बिजनेस इनकम का कंप्यूटेशन देखो कैसे होता है. हम लोग एक सादा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, फिर खर्चे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आता है. ये तो सिंपल फॉर्मेट लग रहा है, लेकिन उसके अंदर देखो चेंजेस क्या क्या भयंकर चेंजेस है. इनकम में जो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह थे ना, उसके सेक्शन अभी तक क्या होते थे 28 और 41. नाउ इट हैज बिकम 26 एंड 38. और गवर्नमेंट ने दो सेक्शन क्यों रखे? क्योंकि एक तो क्या रियल इनकम्स के लिए होता है और एक डीम्ड इनकम. रियल मतलब आज मैं बच्चों को पढ़ा के फीस लेता हूँ, वो मेरी रियल इनकम है. और कुछ ऐसी होती है ना जो इनकम नहीं है, अपना ही पैसा अपने पास आ रहा है, और जब अपना ही पैसा अपने पास आ रहा है तो उसमें काहे की इनकम, लेकिन उसे भी इनकम दिखाना पड़ता है. अगर अपना पैसा जब गया था उसका डिडक्शन लिया था, जीएसटी रिफंड, जीएसटी भरते माइनस करते वापस आ गया तो इनकम थोड़ी है, हमारा ही पैसा हम ही को मिला ना. लेकिन जब जीएसटी भरा था माइनस किया था ना तो पैसे वापस आ गए तो उसको इनकम में दिखाना पड़ता है. ऐसी चीज़ों के लिए एक और सेक्शन बना है जो अभी तक सेक्शन 41 के नाम पे चलता था, नाउ इट हैज बिकम 38. मतलब लॉजिक है ना, दो सेक्शन क्यों बना है, एक रियल इनकम्स के लिए और एक डीम्ड इनकम्स के लिए. एनीवे जीएसटी रिफंड वाज जस्ट वन एग्जांपल. इससे बैड डेट्स रिकवरी भी आ जाता है, किसमें, सेक्शन 38. अभी नया सेक्शन है सेक्शन 38. तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के दो चार्जिंग सेक्शन हो गए, 26 और 38, जो पहले 28 और 41 था. ओके. फिर डिडक्शंस, थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना, मैं तुमको सारे डिडक्शन रटवा दूंगा. अभी शांति से सुनना, रट लोगे अभी का भी तुम लोग. ओके. सी, पहले डिडक्शन में कैसा था, सेक्शन 30 से लेके 37 था, और उसमें क्या तरह तरह के ABCD के अपनी जान ले लेते थे. 35D, AD, DD, CCC, CCD, तो ये सब क्या फ्रस्ट्रेशन आता, सब 35 लेकिन ABCD के साथ था. लेकिन अभी ABCD का झमेला खत्म, अभी स्ट्रेट नंबर्स है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सी, लॉ क्या इतने सालों से 1961 का लॉ इतने सालों में अमेंड होते 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 इतना पॉल्यूट हो चुका था. जैसे क्या पहले क्या होता था, सेक्शन 35 बना हुआ है, 36 भी बना हुआ है, अब उसमें बीच में कुछ घुसाना है तो 35 और 36 के बीच में जगह तो थी नहीं ना, तो क्या करना पड़ता था, 35D, 35A, B, ऐसा ABCD घुसाना पड़ता था. तो वो इतने सालों में ऐसा हो गया ना कि फ्रस्ट्रेट हो गए. इनफैक्ट खुद गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो गई. अब इन लोग ने रीस्टार्ट किया ना पूरा लॉ, तो अभी ABCD का झमेला नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं है. इसमें भी फ्यूचर में अमेंडमेंट्स आएंगे तो ABCD अल्फाबेट भी जुड़ जाएंगे. अभी तो प्लेन नंबर है. कैन यू सी द नंबर्स, स्ट्रेट नंबर है. 28, 29, 30, 33 तक कंटिन्यूस है. फिर ब्रेक आ गया. ये ब्रेक का भी लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ. 44 से 49 कंटिन्यूस, फिर ब्रेक, फिर 51, 52, फिर ब्रेक, फिर 34. अब इसमें देखो क्या चेंज किया है. पहले है ना ये सेक्शन 28 था ना, इट वॉज सेक्शन 30 एंड 31. इट वॉज अबाउट वॉट यू नो, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. बिल्डिंग के लिए अलग सेक्शन था, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का अलग सेक्शन था, लेकिन उसको मर्ज करके इन लोगों ने 28 कर दिया है. क्योंकि सी, चाहे बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बात तो उसी खर्चे की हो रही है ना, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह, तो उसका एक कंबाइंड सेक्शन कर दे, सेक्शन 28. ओके. सो सेक्शन 28 इज नथिंग बट पुनर्जन्म ऑफ सेक्शन 30 एंड 31 इन द ओल्ड एक्ट. नाउ इट इज 28. फिर ये दिख रहा है 29 से लेके 32 तक, ये लोग पहले ना कहाँ रहते थे मालूम है, सेक्शन 36(1) में. और 36(1) भी है ना एकदम कचरे जैसा हो गया था.
दुनिया भर की चीज। वो हुआ क्यों था? गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि पहले पागल थी, लेकिन क्या करे, अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसमें क्या है, सब सेक्शन पूरा बिगड़ जाता है पूरा। तो इतनी सारी सेक्शन 36 में चीजें घुसा रखी थी, अब उन लोग ने उसको प्रॉपर क्लासीफाई कर दिया है। अब 36 हैज बिकम व्हाट, 29, 30, 31, 32, और उसको स्टार्टिंग में रखा है। सी इन लोग ने क्या किया है, जो अपने रोजमर्रा के डे टू डे रूटीन एक्सपेंस है ना, उसका झुंड ऊपर बनाया है। दिख रहा है, ये लाइन खींची है, ये सब डे टू डे रूटीन एक्सपेंस है। फिर जो अतरंगी टेढ़े मेढ़े खर्चे होते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, विचित्र टाइप के खर्चे, उसका एक अलग झुंड बनाया है। अरे दिमाग लड़ाया है। ओके, उस पर मैं आता हूं, पहले ये देख लो। तो अपना ये 29 क्या था ना, 29 इज फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, मतलब प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं स्टाफ वगैरह के लिए, वो एम्प्लॉय वेलफेयर के अलग सेक्शन ही बना दिया। इधर एक जबरदस्त चेंज आया है, क्या पता तुम लोगों को पता होगा कि नहीं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जैसे तुम लोग मेरे एम्प्लॉयज हो, मैं तुम लोग के लिए प्रोविडेंट फंड में डालता हूं, तो उसका डिडक्शन चाहिए, तो रूल क्या था, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अभी भी वैसा ही है, लेकिन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था, मतलब तुम लोग की पगार से काट काट के जो मैं डाल रहा हूं ना प्रोविडेंट फंड में, वो अभी तक क्या था, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर तो ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। इट वॉज सपोज टू बी डिपॉजिटेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ द फंड, अब उसमें चेंज हो गया है, वो भी अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक जाएगा। अब ऐसा हो गया, नया चेंज है, चाहे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो कि एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, दोनों के लिए रूल सेम है। इट इज अलाउड इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। ओके, तो ये चेंज आया है। और ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का सेक्शन ही अलग बना दिया है 29, क्या नाम से, एम्प्लॉय वेलफेयर। ओके, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पहले सेक्शन, ये लोग सब सेक्शन 36 में थे ना, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम का अलग सेक्शन बना दिया, ठीक है, उसका डिडक्शन मिलेगा, स्टॉक इंश्योरेंस वगैरह। फिर बैड डेट्स का अलग सेक्शन बना दिया है। ओके, ये सब पहले 36 में होते थे, अभी अलग सेक्शन है बैड डेट्स का। फिर सेक्शन 32, ये मैंने कीवर्ड बनाया है, कैन यू फील द कीवर्ड, बिस फार्म्स, ये कीवर्ड है मेरा। अरे मैं तो पूरा याद कराने का भी कीवर्ड बता दूंगा, शांति से सुनोगे ना, ट्रस्ट मी, इट इज टोटली वैल्यू एडिशन फॉर यू। ये बिस फार्म्स क्या में, बोनस एंड कमीशन टू द स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, धंधे में लोन लेते हैं ना, उसका ब्याज बढ़ते उसका डिडक्शन है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, ज़्यादा डिटेल में फाइनल में पढ़ाऊंगा, जब बढ़ोगे ना मुझसे फाइनल में तभी। जीरो कूपन बॉन्ड्स, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा कोई डिडक्शन है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को लेके। फिर एनिमल्स राइट ऑफ करते धंधे में, एनिमल्स राइट ऑफ, ओके, जैसे दूध का, डेयरी का धंधा, गाय भैंस वगैरह होती है, एनिमल। फिर ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, ये तुम लोगों ने सीए इंटर में कभी पढ़ा नहीं था, फाइनल में पढ़ने आएगा। फिर मार्क टू मार्केट लॉसेस, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐसा कीवर्ड है ना, एक दो बार करने से पूरा याद हो जाएगा। तो इस सब 32 के अंदर डाल दिया, मतलब ये भी थोड़ा सार्वजनिक सेक्शन हो गया है। इसके अंदर क्या क्या गया, बिस फार्म्स। ओके, फिर सेक्शन 33 डेप्रिसिएशन, जो पहले सेक्शन, बोल, ये तो बोलना ही चाहिए, सेक्शन 32 में था, नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 33। ओके, डेप्रिसिएशन। तो यहां तक तो क्या गवर्नमेंट ने सारे रूटीन एक्सपेंस रखे, और डेप्रिसिएशन में कुछ चेंज नहीं है, सेक्शन नंबर बदल गया खाली बस। फिर इधर से इधर तक जो खर्चे है ना, ये थोड़े क्या है, अनयूजुअल एक्सपेंडिचर्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कभी कभी पैसा बैंक में डिपॉजिट करने का डिडक्शन मिलता है, मतलब विचित्र खर्चे, नॉट रूटीन टाइप एक्सपेंसेस। तो उसमें पहला नंबर इन लोगों ने किसका लिया है, सेक्शन 44 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। ओके, फिर सेक्शन 45 साइंटिफिक रिसर्च, याद है पहले साइंटिफिक रिसर्च का पहले सेक्शन क्या था, 30 बारे में, जो पॉपुलर लोग की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 35, नाउ इट हैज बिकम 45। ओके, फिर 35 एडी होता था पहले, कोल्ड चेन वेयरहाउसिंग जैसे धंधों को 100% डिडक्शन मिलता था, नाउ इट हैज बिकम 46। फिर 47, ये तुम लोग सीए इंटर में कभी देखे नहीं थे, लेकिन इतने सालों से सेक्शन था 30 ट्रिपल सी CCD, नाउ इट हैज बिकम 47। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट है, किसानों को खेती सिखाओ, फैक्ट्री के मजदूरों को वर्कर मैन्युफैक्चरिंग स्किल सिखाओ, ऐसा कोई सेक्शन था, वो अभी भी है, लेकिन उसका नंबर अभी 47 हो चुका है। ओके, इधर भी बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर एक झटके में डिडक्शन मिलता है। फिर
टी कॉफी रबर बिजनेस के लिए स्पेशल सुविधा है कि तुम लोग नाबार्ड में बैंक अकाउंट खोल के पैसा डालो, पैसा डालने का डिडक्शन है। अभी क्यों मिलता है डिटेल लॉजिक मैं तुमको रेगुलर मुझसे जब पढ़ोगे तब बताऊंगा। तो ये टी कॉफी रबर के लिए स्पेशल डिडक्शन है, पहले भी था अभी भी है। फिर पेट्रोलियम नेचुरल गैस बिजनेस के लिए है। इन दोनों को अतरंगी क्यों बोल रहा हूँ मैं, इधर कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा है, बैंक में पैसे डाल रहा हूँ डिडक्शन मिल रहा है। और बैंक में पैसे के तो अपने पैसे अपने पास ही है, उसमें काहे का खर्चा, फिर भी डिडक्शन मिल रहा है। तो ऐसी विचित्र चीजों का झुंड है 44 से 49। ओके, फिर 51 52 क्या मालूम है, अमोर्टाइजेशंस। धीरे धीरे राइट ऑफ करो, धीरे धीरे राइट ऑफ करो, उसका एक अलग ग्रुप बना दे 51 एंड 52। जैसे सी माइनिंग बिजनेस है, इसकी तुम लोग को आइडिया नहीं होगी क्योंकि सीए इंटर जो लोग पढ़े उन लोग का नॉलेज नहीं होगा। लेकिन माइनिंग बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग जो मिनरल खोजने का खर्चा करते हैं ना, उसको 10 साल राइट ऑफ करने का। अरे माइनिंग के धंधे पहले ढूंढना पड़ता है कि मिनरल है कि किधर भी खोदना थोड़ी चालू कर सकते हैं यार। तो ढूंढिंग खर्चा यू हैव टू राइट ऑफ इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो ये धीरे धीरे राइट ऑफ करने वाली चीज, इसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशंस। इसका अलग झुंड है 51 52। 52 में भी अमोर्टाइजेशन हो रहा है। टेलीकॉम लाइसेंस, वोडाफोन वाले, आइडिया वाले, ये लोग जो धंधा करते हैं उनको लाइसेंस लगता है। वो लाइसेंस की कॉस्ट भी धीरे धीरे राइट ऑफ करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। तो अगर मैं वोडाफोन, आइडिया वाला, एयरटेल वाला हूँ, मुझे लाइसेंस मिला 15 साल का, तो 15 साल में राइट ऑफ करना है। ये भी अमोर्टाइजेशन हो गया। फिर टेलीकॉम लाइसेंस के बाद आगे क्या दिख रहा है, अमालगमेशन के खर्चे। आज अमालगमेशन हो रहा है तो उसका खर्चा भी 5 इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ करना है। फिर वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, ये भी 5 इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ करना है। मतलब फीलिंग क्या दे रहा हूँ, ये सब अमोर्टाइजेशन वाली चीजें है। इधर पता लॉ में ग्लिच है क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी अमोर्टाइजेशन जैसा ही है यार, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मेरी ये ओपिनियन है कि इसको भी इधर डालना था यार। चलो ये सब तो समझता, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसी चीजें है ना, इसका एक अलग झुंड बना और बना है। लेकिन यार 44 में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रखा है, इसको इन फैमिली में नहीं रखना था, अमोर्टाइजेशन के ग्रुप में डालना था। एनीवेज वी कैन नॉट चेंज द लॉ, वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉ। ओके, बट दिस इज सम ग्लिच विच आई फाइंड इन द ड्राफ्टिंग। ओके, फिर लास्ट सेक्शन 34 जिसका कोई नहीं, उसका अभी तक सेक्शन 37(1) था, नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 34 जनरल डिडक्शन। ओके, लेकिन उसमें भी पहले 37(1) बोलते थे, याद है, अभी 34(1) बोलना चाहिए, 34(1). क्यों 34(2) के अंदर कुछ अलग रखा है, इलीगल खर्चे नॉट अलाउड, एडवर्टीजमेंट इन द पैम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड। याद करो, ये सब तो याद होगा। वो 34(2) में रखा है, लेकिन 34(1) प्लेन जनरल डिडक्शन सब कुछ मिल रहा है एक साथ। और पता है ये सारे डिडक्शन याद करने का एक कीवर्ड है अपना, इसका देखो मैंने कीवर्ड बनाया है। सी नंबर तो बड़ी आसानी से याद हो रहा है, देख लाइन में पहले 28 29 30 31 32 33, इतना तो लाइन में ही है। फिर 33 के बाद 44 का झुंड चालू हो गया, कंटिन्यूस है 44 से लेके 49, फिर ब्रेक लग गया 49 के बाद 51 52 फिर 34। इसको याद कैसे करते बताओ, रिब्बड़ पसाटप, थोड़ा अजीब लगेगा, रिब्बड़ पसाटप मट जी। तुम लोग को ये फनी लग रहा है, लेकिन बॉस एक बार इतना याद करके सारे सेक्शन पीजीपी याद हो ना, भयंकर मिसाल है। तो डोंट सी द फनी पना इन द कीवर्ड, बाय हार्ट इट। और तुम लोग अभी का भी फुल फॉर्म 2-3 बार देखो, पूरा फुल फॉर्म के साथ याद हो जाएगा। इसको बोलते कैसे, रिब्बड़ पसाटप, टकाटक नहीं, पसाटप मट जी, रिब्बड़ पसाटप मट जी। अरे कोई भी चीज को पॉपुलर बना सकते हैं बार बार बोल के, मतलब 10 बार दिन में बोलो, रिब्बड़ पसाटप मट जी, रिब्बड़ पसाटप मट जी, रिब्बड़ पसाटप मट जी, रिब्बड़ पसाटप मट जी। अब बताओ फुल फॉर्म क्या है, आर क्या था, रेंट रिपेयर्स वगैरह था, गैस करो, अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ेगा तुम लोग का क्या था। एम्प्लॉय वेलफेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेट्स, और ये खुद अपने आप में कीवर्ड था, बिस्फार्म्स, बिस्फार्म्स, बिस्फार्म्स। डी डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, स्पेसिफाइड बिजनेस, जो पहले 3580 था ना, वो स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर टी स्टैंड्स फॉर टी कॉफी रबर के धंधे के लिए पता है बैंक में डिपॉजिट करके डिडक्शन मिलता है, और पेट्रोलियम बिजनेस के लिए। अरे अल्फाबेट देख के याद आएगा,
ये तो चलो अभी मैं दिखा, तुम 2-3 बार देखोगे ना आज सुबह रट जाएगा पूरा। मड जी क्या है? मड जी माइनिंग बिजनेस को मिनरल ढूंढने का खर्चा 10 साल में राइट ऑफ। टी फॉर क्या था? इसके अंदर थोड़ा ताव में आना पड़ेगा, 3 चीज़ें। ताव मतलब TAV, टेलकॉम अमालगमेशन VRS, टेलकॉम अमालगमेशन VRS, मट का T टेलकॉम अमालगमेशन VRS, फिर G स्टैंड्स फॉर जनरल डिडक्शन। तो सी ये चीज़ को तुम लोग बार बार देखोगे ना और एक बार इसमें नज़र घुमा ली, सारे PGBP के डिडक्शन याद होना। इट इज़ आज तक कोई बच्चा याद नहीं कर पाता था, आज तक। मतलब किसी ने CA फाइनल भी कर दिया ना, PGBP के डिडक्शन मुंह जबानी बोल के दिखाए। लेकिन अगर तुम लोगों ने इसको ऐसे याद कर लिया, रिब्बड़ पसाटप मटजी, मेरे को मजा आ रहा है बोलने में क्योंकि मैं बहुत बार बोल दिया इसको मन ही मन। मैं इन दिनों R&D कर रहा हूँ इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर ना। रिब्बड़ पसा, बोलो एक बार, रिब्बड़ पसाटप मटजी, रिब्बड़ पसाटप मटजी, रिब्बड़ पसाटप मटजी, दीज आर डिडक्शंस ऑफ PGBP। ओके, तो PGBP में ये था। लेकिन सी ये तो डिडक्शन के सेक्शन थे ना, कुछ और सेक्शंस भी है। ये देखो, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। मतलब कुछ खर्चे गवर्नमेंट ने साफ शब्दों में बोला है कि भाई इसका डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। उसमें पता है एक इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का डिडक्शन कभी मिलता ही नहीं है क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैसे माइनस करेंगे? उसके लिए अभी तक क्या था? 40 छोटा a, 40 छोटा a था ना, नाउ इट हैज बिकम 35 छोटा a। इनफैक्ट 40 छोटा a में 2 चीज़ थी, TDS नहीं काटते ना, अरे TDS नहीं काटते तो भी डिसअलाउ होता है, वो भी 40A में था। लेकिन अभी उसने एक अलग सेक्शन का रूप ले लिया है, 35 छोटा b। TDS नहीं काटा तो 35 छोटा b। सी हो सके तो याद कर लो ना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको याद करना ही है सब। फिर 40 छोटा b क्या था उनमें? पार्टनर्स को सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह देते, उसमें कुछ लिमिट्स थी। सेम चीज अभी भी है लेकिन वो 35E में आ चुका है। जो 40B था नाउ इट हैज बिकम 35E। फिर 48(2) पेमेंट टू रिलेटिव्स, एक्सेस पेमेंट नॉट अलाउड, एक्सेस पेमेंट विल बी डिसअलाउड, उसका अभी क्या हो गया? 36(2). 48(2) था, अब हो गया 36(2). फिर कैश पेमेंट का सेक्शन था 48(3) कि 10,000 के ऊपर खर्चा हुआ तो डिसअलाउड कैश में किया, तो नाउ इट हैज बिकम 36(4). तुम लोग सोचोगे 36(2) के बाद सीधा 4 कैसे आ गया? तो बीच में जो 3 है ना, उसमें रिलेटिव का डेफिनेशन दिया गया। रिलेटिव कौन होता है? रिश्तेदार मतलब कौन? क्योंकि रिलेटिव को पे किया तो एक्सेस अमाउंट डिसअलाउड है ना, वो 36(3) में दिया हुआ है। एनीवेज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, याद क्या करना है? रिलेटिव पेमेंट को डिसअलाउ करने का 36(2), कैश पेमेंट के लिए 36(4). ओके, एंड फिर 48(7) प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इसको इन लोग ने इधर ही डाल दिया है एम्प्लॉय वेलफेयर में। एम्प्लॉय वेलफेयर में बोल दिया कि भाई ग्रेचुटी के लिए खाली बुक्स में प्रोविजन किया तो कैसे अलाउ करेंगे? वो पहले 48(7) में डिसअलाउड था, अभी उसको 29 के अंदर ही घुसेड़ दिया है। फिर 43B तो बहुत फेमस है, क्या है बताओ? अरे आर्टिकल C में तो पाला पड़ता ही होगा ना इसका यार। देयर आर सर्टन एक्सपेंस विच आर अलाउड ओनली इफ दे आर पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जो लोग मुझसे पढ़े थे उसका मैंने कीवर्ड बना के दिया था TB लिक्रम, TB लिक्रम, तो वो सब सेम है। लेकिन नाउ 43B के बदले वो सेक्शन हो गया 37। थोड़ा अजीब लगता है हाँ? सी तुम लोग को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग को पहले के सेक्शन कौन से याद थे। अब नए सेक्शन पढ़ना तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा। दर्द मुझे हो रहा है, मैंने इन लोग के साथ ऑलमोस्ट 30 साल बिताए, अब मुझको मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सोच, ब्रेकअप हो गया मेरा इसके साथ। अब गवर्नमेंट बोलती है इन लोग के साथ जियो, कैसे करूं? 30 साल इन लोग के साथ मैंने यार एक एक सांस में सेक्शन 30, 35, 35AD ऐसे बोल बोल के पढ़ के मेरे जहन में, मेरे खून खून में, रग रग में बस गया था। अब उसको भूल के नई चीज़ पढ़ाना, बैंड मेरी बजी हुई है। तुमको बोले मोटिवेट का पढ़ लो, लेकिन तुमको तो क्या ही फर्क पड़ता है? तुमको बताओ ना पुराने सेक्शन कौन से याद थे? आज मेरे पास कितने बच्चों की इंक्वायरी आती है, सर हम लोग को टेंशन। अरे तुम लोग को क्यों टेंशन लेना है? पुराने बैचेस में भी सेक्शन कौन से याद होते थे? इंटर से फाइनल में बच्चा आता था, हाँ ठीक है कुछ कुछ फेमस सेक्शन याद रहते थे, जैसे 37 हो गया, 48(3) हो गया, 43B, लेकिन बाकी डिटेल में कौन सा याद था? तो याद ही नहीं था। तो अभी नए से याद करने में तुम लोग की टेंशन नहीं है, टेंशन मेरे लिए। मेरे टेंशन क्या है? पहले अनलर्न कर, फिर लर्न कर, फिर डिलीवर कर, और डिलीवर ऐसा करके बच्चों को याद भी हो जाए,
क्योंकि मेरा मिशन, तो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो एनीवेज ये सब सेक्शन में चेंजेस है, प्रोविजन में कुछ चेंज नहीं है, सब सेम है। हाँ, ये इन लोग ने अच्छा कर दिया, देखो बता दो क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का 44AA था ना, अब बोलना चाहिए 62। कोई बोले बुक्स किधर मेंटेन करना पड़ता है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 62 बोला, 62 याद कर, 62। और टैक्स ऑडिट का सेक्शन पहले 44AB था, उसमें 63। ओके, और टैक्स ऑडिट में भयंकर चीज की इन लोग ने, पहले जो क्या अलग अलग फॉर्म्स थे ना, 3CA, 3CB, 3CD, ये सब को मर्ज करके सिंगल फॉर्म बनाए थे, फॉर्म 26। ये सब चीजें मुंह जबानी होनी चाहिए। अरे कल को मंडे के दिन एम्प्लॉयर तुमको बोलेगा तू बड़ा इंस्टीट्यूट में सेमिनार अटेंड करके आया, क्या उखड़ा बता, चल क्या आता है बोल, तो बोलना सर अभी से ना अपने को वो नहीं बढ़ने का, क्या फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD अभी से क्या भरेंगे, फॉर्म 26। और टैक्स ऑडिट के लिए सर आप भी 44AB बोलना बंद करो, अभी क्या हो गया, सेक्शन 63 टैक्स ऑडिट। फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, बचपन में याद होगा, तो बचपन मतलब CA इंटर, बचपन में याद होगा तुम लोगों ने 3 सेक्शन पढ़े थे। ट्रांसपोर्टर का 44AE था, प्रोफेशनल्स के लिए ADA, और नॉन बिजनेसमैन के लिए 44AD था। अब उन सबको मर्ज करके एक सेक्शन में डाल दिया 58। खैर मैं तो पहले भी बच्चों को ऐसे चार्ट के फॉर्म में एक साथ में पढ़ाता था, तो मेरे लिए कुछ खास नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने भले 3 सेक्शन रखे थे, मैं तो पहले से उसको चार्ट के फॉर्म में एक सिंगल चीज की तरह पढ़ाता था। अब तो लॉ में भी वो सिंगल चीज बन गई, सेक्शन 58 हो चुका है। तो सारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 58। लेकिन पता है मार्केट में क्या खबर चल रही है, नहीं नए लॉ में तो क्या खाली सेक्शन का रीनंबरिंग हुआ है, खाली नया सेक्शन आ गया है। बॉस मैं खुद इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डीपली घुसा हूँ, इतने हिडन अमेंडमेंट्स है ना, किसी को रियलाइज भी नहीं हो रहा है। तो अगर सच में कोई DT पे रिसर्च कर रहा है ना सेक्शन के अंदर घुसने का, मैंने जब शुरुआत की थी मेरी खुद की प्रिपरेशन की, तो पहले मैं हाँ सेक्शन खाली चेंज हुए ना, तो ऊपर का सेक्शन देखा ये पहले 28 था अभी 26 हो गया, ये हो गया ऐसा हो गया, तो लेकिन अंदर कोई सेक्शन घुस के देखा वर्डिंग्स में ऐसा चीज रूल बदल गया है। तो मतलब ग्रांटेड, मतलब मार्केट में सब ऐसे ही बोल रहे नहीं सेक्शन नंबर चेंज हुए। अरे कितनी चीज़ों के अंदर घुसोगे ना, अंदर वर्डिंग्स ऐसी हो गई कि उसका मीनिंग भी बदल गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्ट लोग के प्रिजम्पटिव होता है ना, पहले क्या था, अगर आपको प्रिजम्पटिव इनकम दिखाना है तो आपको बुक्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रिजम्पटिव से कम दिखाना है, प्रिजम्पटिव से कम दिखाना, ट्रांसपोर्टर ट्रक वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए बुक्स एंड ऑडिट कंपलसरी था। लेकिन अब पता कैसा है, कम दिखाना है तो बुक्स एंड ऑडिट विल बी कंपलसरी प्रोवाइडेड तेरा 5 का टोटल मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन होना चाहिए। दैट मीन्स तेरा 5 का टोटल इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन, तो बुक्स एंड ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। तो चेंज क्या है, ओल्ड लॉ में प्रिजम्पटिव से कम दिखाना है, बुक्स ऑडिट कंपलसरी। अभी क्या है, प्रिजम्पटिव से कम दिखाना है, दिखाओ, बुक्स एंड ऑडिट का जरूरत तब पड़ेगा जब तुम्हारे प्रिजम्पटिव से कम दिखाने के बाद 5 का टोटल मिला के चैप्टर 6 से जो अभी चैप्टर 8 हो गया है वो सब काट पीट के तू बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अंदर आ रहा है ना, तो जा मजा कर, बुक्स एंड ऑडिट की जरूरत नहीं है, तू प्रिजम्पटिव से कम दिखा दे चलेगा। तो मतलब ट्रांसपोर्टर के पास मान लो कोई दूसरे हेड्स में इनकम ही नहीं है, उसका ट्रक का ही धंधा है और वो दिखा रहा है मुझे लॉस हुआ है, तो दिखा दो, बुक्स एंड ऑडिट की जरूरत नहीं है। पहले लॉस नहीं दिखा पाता था, अरे प्रिजम्पटिव में तो एक अमाउंट दिखाना पड़ता है ना, पहले उसको लॉस दिखाना बुक्स एंड ऑडिट कंपलसरी था। अरे लॉस हो रहा है बेचारे को, बुक्स एंड ऑडिट सीए के पैसे लग जाएंगे उसमें, सीए को पैसा देना पड़ता ऑडिट के लिए। लेकिन अभी एटलीस्ट क्या किया उन्होंने कि ट्रांसपोर्टर को भी अगर इनकम कम दिखाने दिखाओ, क्योंकि धंधे में कई बार लॉस होता है, लेकिन बुक्स एंड ऑडिट कब आएगा, जब उसकी दूसरे हेड्स की इनकम को मिला के ओवरऑल वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस किया तो ही बुक्स एंड ऑडिट आएगा। तो ये माइनर चेंज आ गई। ये बाकी सेक्शन में ऐसा ही है, प्रोफेशनल का प्रिजम्पटिव है ना एक, और एक प्रिजम्पटिव है 8% वाला, 6% वाला, वो सब ऐसा ही है। लेकिन ट्रांसपोर्टर में अभी ऐसा हुआ है। तो मतलब ये मैं खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऊपर से दिखने में क्या, हाँ खाली सेक्शन नंबर चेंज हुए, अरे सेक्शन के अंदर घुस रीड कर, तब मालूम पड़ेगा कि इन लोग ने ड्राफ्टिंग कुछ ऐसी कर दी है ना, कितने रूल ही बदल गए। तुमको एक अजीब चीज़ बताऊँ, शॉक लगेगा, TDS कैश विड्रॉल का, यार TDS का सेशन तो वही है ना,
तो उसमें भी कैश विड्रॉल में क्या किया है, पहले 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करते थे ना तो ऊपर भी टीडीएस आता था, ऊपर पे 2%, अभी पूरे पे आएगा। लॉ की वर्डिंग घुस के देखो, अगर शौक है ना तो टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट तो गूगल में सर्च करके मिल जाएगा, उसमें देखना कैश विड्रॉल का टीडीएस देखना, उधर लिखा है इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट टीडीएस ऑन एंटायर अमाउंट। मतलब अगर मैंने 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉ किया तो पूरे 1 करोड़ 20 लाख का 2% टीडीएस, पहले क्या था एक्सेस अमाउंट पे था। ये सब हिडन अमेंडमेंट्स है। एनीवेज मैं बात क्या कहना चाह रहा था, अगर किसी को इनकम टैक्स एक्ट का शौक है ना तो ये जासे मत आना कि हाँ सेक्शन ही बदले ना बाकी सब तो सेम होगा, नहीं। मैं खुद ग्रांटेड नहीं रहा, मैं तो हर सेक्शन के अंदर डीपली घुस के देख रहा हूँ, ऐसी बहुत छोटी छोटी हिडन अमेंडमेंट्स बताओ। सी एक तो क्या बजट में अमेंडमेंट आता है ना तो चलो पब्लिकली सब अवेयर हो जाते हैं, ये तो यार पीठ पे खोप रहे, अमेंडमेंट की तरह अनाउंस भी नहीं हुआ। हाँ नया लॉ खाली सेक्शन रीनंबरिंग किया है, खाली रीड्राफ्टिंग किया है, लेकिन अंदर ही अंदर अमेंडमेंट आ गए। तो ये मतलब बैकस्टैबिंग जैसा लग रहा है, मतलब वो लिटरली हर सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। मतलब बाकी बजट वाले अमेंडमेंट का टेंशन तो चलो, अमेंडमेंट की तरह अनाउंस तो हुआ था सरेआम भारत में, ये तो हिडन अमेंडमेंट्स है, ऐसे और कई चीज़ें। एनीवेज मैं फिलहाल तो इधर पीजीपीपी को बंद करो, पीजीपी खत्म, और मोटा मोटी है ना प्रोविजन में कुछ चेंज नहीं है, डिडक्शन तुम लोग ऐसे याद कर लो, और ये अदर सेक्शंस है। तो दिस कंप्लीट्स पीजीपीपी। फिर अपना अगला हेड कैपिटल गेन्स। अब इसमें ना कुछ चीज़ें मेन है, वो मैं अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। बाकी तो क्या सेक्शन नंबर बदला है, अब सेक्शन नंबर मैं खाली रीड करके बताऊँ ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ऐसा हो गया, वो तो तुमको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ऐसे समझ जाओगे। तो वैसी चीज़ें मैं नहीं करूंगा, रीडिंग वाला जॉब। आई विल गो इनटू द मेन कंटेंट्स। बट फिर भी देखो एक बार मैंने इसका मस्त टेबल बनाया, देखो पहले ना कैपिटल गेन्स का परिवार कहाँ बसा हुआ था, 45 से 55, अब उन लोग ने घर बदल लिए, कहाँ शिफ्ट हो गए वो लोग, 67 से लेके 90 तक। ओके ये न्यू सेक्शन का रेंज है कैपिटल गेन्स 67 से 90। सी मैं उतना ही स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जितना तुमको रट लेना है, मैं इधर पूरा प्रिंटेड फॉर्म में पीडीएफ दिखा दूँ ना, तुम लोग खुद रीड करने में उलझ जाओगे। आई एम शोइंग वॉट यू टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दिस रेंज 45 to 55 has become 67 to 90। नाउ मैं इधर ओल्ड न्यू का डिस्टिंक्शन लिखा है, प्रोविजन में कुछ चेंज नहीं है, ये खाली फटफट देख लो। पहले जो कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन 45(1) था, इट हैज बिकम 67(1), तो इस सर जो 45 का फैमिली था ना वो 67 करके फैमिली हो गया है। अंदर घुस नहीं रहे क्योंकि मैं अभी पूरा कैपिटल गेन पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम हियर टू गिव यू दी अपडेट्स इन द न्यू इनकम टैक्स लॉ। फिर लिक्विडेशन का सेक्शन पहले भी 46 था, अभी 68 हो गया, मतलब प्रोविजन में चेंज नहीं है, ये सारे प्रोविजन डिट्टो वैसे के वैसे, और इधर कोई हिडन अमेंडमेंट जैसा भी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ लिटरली हर सेक्शन के अंदर घुसा हूँ, पूरा रीड करके देखा हूँ, कहीं मीनिंग तो चेंज नहीं हो गया ना, मीनिंग तो चेंज नहीं हो गया ना, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है जो पहले था इधर। लेकिन बायबैक को लेके एक ज़बरदस्त चेंज आया है, वो मैं तुमको बताता हूँ। एक बार बायबैक को होल्ड पे रखो, होल्ड। ओके 47 में एक एग्जाम ट्रांसफर्स की लिस्ट थी कि हम लोग गिफ्ट देते, अमालगमेशन में ट्रांसफर होता है, होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह, वो सब टैक्स फ्री था, वो सेम है, लेकिन वो अभी 47 के बदले 70 हो चुका है। ओके लेकिन इसके अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेके, उसके मैं ऊपर अलग से बात कर रहा हूँ। मतलब बायबैक ये जो मैंने पीला पीला किया ना, पीला पीला, उसके ऊपर विस्तार में बात कर रहा हूँ। फिर 49 था मतलब कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर का गाना है तो सबको याद है यार, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते थे कई बार, वो अभी क्या हो चुका है 73(1). फिर ये मेथड ऑफ कंप्यूटेशन 48, ठीक है तो खाली सेक्शन नंबर चेंज है, इसमें क्या है ये तो तुम लोगों को पीडीएफ मिलेगा देख लोगे। मैंने जो येलो किया ना वो वर्थ है सुनने लायक। तो ये सब सेक्शन भी देखो चेंज हो गए। हाँ ये कैपिटल गेन में हर स्टूडेंट बोलो कि प्रैक्टिसिंग सीए बोलो, उनकी जीवन का फेवरेट झुंड कौन सा था, 54 की फैमिली बदल गई है, 54 मर गया है। आज के बाद 54 मत बोलना किसी के सामने, क्या बोलोगे, 54 का नया नाम क्या, 82। सी मैं इतना स्ट्रेस करके क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद को समझा रहा हूँ कि इतने सालों से 54 बोल के पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग को तो शायद चलो ये तो सेक्शन सबको याद है, लेकिन मुझे तकलीफ है 54 नहीं बोलना है अभी 82। फिर बाद में वो BCD वो सब झमेला खत्म करे, मैंने बोला अल्फ़ाबेट का झमेला खत्म, अभी नंबर स्ट्रेट है।
54B हैज बिकम 83, मतलब फ्रॉम 82 से लेके 88 तक ये सब क्या हो गए, एग्जेम्पशन। इन सब 54 में कॉमन चीज क्या थी, कुछ बेच के पैसा या दूसरे में डालो, एग्जेम्पशन मिलता है। घर बेच के घर लो, खेत बेच के खेत लो, वगैरह वगैरह। और मैंने इसको क्यों येलो किया, क्योंकि ये तो यार हर बच्चे को पता होना चाहिए यार। 54 हैज नाउ बिकम सेक्शन 82। और एक था बॉन्ड्स का सेक्शन, वो भी बहुत फेमस है। वो तो आज तुम 4 लोग के साथ उठो बैठो, बॉन्ड्स का सेक्शन का नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी तक तुम लोग 54 इसी बोलते थे, अब क्या बोलोगे, 85। फिर ये घर बेच के घर नहीं लिया, कुछ और बेच के घर लिया है। घर बेच के घर लेते तो 54 हैज बिकम 82 ना। अब कुछ और बेच के घर लिया तो 54F के बोले 86 हो चुका। ओके, आई एम टचिंग द मेन थिंग्स। फिर ये सेक्शन तो मुंह जबानी होने चाहिए तुम लोग को। पता है शेयर्स में अगर STT भरा हुआ रहता था तो अभी तो हम लोग क्या बोलते थे, 111A में 20% टैक्स लग गया, 20%। तो 20% अभी भी वही है, लेकिन अभी 111A मत बोलना, 196। मैं कैसे याद कर लिया, तुम लोग भी कर लो, मेरे लिए भी नया ही है, याद करने से होता है। तो 111A हैज बिकम नाउ 196। फिर STD भरा हुआ लॉन्ग टर्म है जिसमें 1.25 लाख का एग्जेम्पशन है, सेम रूल है, लेकिन पहले उसको 112A बोलते थे, अब 198 है, 198। तो ये दोनों सेक्शन तो मुंह जबानी होने चाहिए, क्योंकि ये तो क्या डे टू डे लाइफ में इतना काम आता है ना। शेयर्स पे STD भरा है तो शॉर्ट टर्म का 111A था, अभी 196। लॉन्ग टर्म का 112A था, वो 198 हुआ है। वो 198 है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, 198 है। ये जो 197 है ना, वो तो जनरल लॉन्ग टर्म है। सोना चांदी बेचा, घर बेच के लॉन्ग टर्म होता है। जनरल लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स आता है ना, वो पहले 112 था, अभी 197 हो चुका है। तो ये तो सेक्शंस का अपडेट हो गया। अभी है ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले बायबैक, ये जो पीली पीली चीज़ें ना, उसमें कुछ अच्छा पॉइंट है। बायबैक में ना गवर्नमेंट ने पब्लिक को पागल बना दिया है। एक ज़माने में क्या था, कंपनी बायबैक करती है ना तो शेयर होल्डर को जो बांटती है ना पैसा, कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता था। कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बदल दिया इन लोग ने। नया सिस्टम क्या निकाला था कि कंपनी बायबैक में जो बंटवारा करेगी शेयर होल्डर को, ये देखो शेयर होल्डर, फील करो शेयर होल्डर तुम लोग, तो तुम लोग को इसको डिविडेंड की तरह दिखाने का, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F आ गया था। मतलब शेयर होल्डर विल हैव टू शो इट एज अ डीम डिविडेंड, जबकि बायबैक है। और बायबैक में तुम्हारे जो शेयर्स कैंसिल हुए ना, उसकी कॉस्ट तुम कैपिटल लॉस दिखा दो, उसको अलग रखो कैपिटल लॉस, और तुमको जो बायबैक के बंटवारे में मिला वो पूरा डिविडेंड दिखा दो। ये हुआ। फिर अभी उसको वापस चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया मालूम है, अभी क्या करना वो याद रखना, याद रखो। शेयर होल्डर को बायबैक पे पैसा मिला ना, कैपिटल गेन की तरह दिखाना है। कैसे करोगे कैलकुलेशन बताओ। बायबैक के बंटवारे में जो पैसे आ रहे हैं वो ले लो, फिर माइनस शेयरों की कॉस्ट को काट दो। वो तो कैपिटल गेन तो ऐसे ही करता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इधर सेल प्राइस क्या हो गया, बायबैक में जो पैसा मिला वो, और माइनस तुम्हारे शेयर्स की कॉस्ट। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और शेयर्स में तो पता है ना, लिस्टेड विस्टेड हुआ तो 1 ईयर से डिसाइड करते शॉर्ट टर्म, और लिस्टेड नहीं है तो 1 ईयर नहीं 2 ईयर से डिसाइड करते। तो वो सब सेम है, बट अभी इसको पूरा कैपिटल गेन बना दिया है। नाउ इट इज नो मोर अ डिविडेंड, नाउ इट इज नो मोर अ डिविडेंड। पता है गवर्नमेंट ने इसको डिविडेंड क्यों रखा था पहले, गवर्नमेंट ने इसको डिविडेंड क्यों रखा था, अभी कैपिटल गेन किया है। बिकॉज द डिविडेंड और कैपिटल गेन में अच्छा क्या है भाई, कैपिटल गेन ना, डिविडेंड पे स्लैब रेट से टैक्स आ जाएगा। तू स्लैब्स में अगर 30% वाला है तो 30% भरेगा, मर जाएगा। तो डिविडेंड की तरह टैक्स आना जो था ना, वो डेंजरस है। अभी कैपिटल गेन की तरह है ना, हाश क्यों हाश, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना तो 12.5% टैक्स कम हो गया ना। तो पहले जो डिविडेंड की तरह इसको टैक्साया जा रहा था, अब उसको कैपिटल गेन की तरह टैक्सेबल करवा रहे। इट इज गुड, इट इज गुड। लेकिन पता है गवर्नमेंट पहले डिविडेंड की तरह क्यों की थी, क्योंकि कंपनी लोग है ना चीटिंग करते थे। कभी भी डिविडेंड उठाना था ना, बायबैक के नाम पे उठाते थे। क्यों डिविडेंड उठाएंगे तो डिविडेंड पे तो फुल टैक्स लगता है, स्लैब रेट वगैरह। और कोई कॉर्पोरेट एंटिटी तो 30% ही भरती है, पार्टनरशिप हम 30%। तो वो लोग क्या करते थे, डिविडेंड ना उठा के बायबैक की तरह उठाते थे। एंड गवर्नमेंट ने बोला
ज़्यादा हो रहा है तुम लोग का, चोरी कर रहे हो तुम लोग। मतलब डिविडेंड ना लेके बाईबैक के फॉर्म में ले रहे हो, तो तुम बाईबैक के फॉर्म में भी लोगे तो उसको डिविडेंड मानेंगे। ऐसा किया था। मतलब मैं गवर्नमेंट की पहले की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि पीपल यूज टू टेक द रूट ऑफ बाईबैक टू अवॉइड डिविडेंड वाला मच। बट वो सोच के गवर्नमेंट ने बोला बाईबैक को भी डिविडेंड मानेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बदल दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, बाईबैक कैपिटल गेन की तरह ही टैक्सेबल होगा और उसमें आपको 12.5 वगैरह जो कैपिटल गेन के टैक्स है वो लगेंगे। लेकिन पता है अभी भी तो चीटिंग हो सकती है ना। क्या? अरे चीटर बनना, चीटिंग करना नहीं चाहिए, चीटिंग आना चाहिए। चीट करो मत, इंसान अच्छा बनना, लेकिन चीटिंग आना चाहिए। इस धरती पे रहना है ना, इस दुनिया में चीटिंग आना चाहिए, तो चीटिंग आनी चाहिए। बताओ क्या चीटिंग हो सकती है अभी भी? मतलब अभी तो उसको कैपिटल गेन की तरह दिखाएंगे ना। अरे मैं कंपनी हूँ, तुमको शेयर होल्डर को पैसा दिया तो तुमको कैपिटल गेन की तरह दिखाना है, और लॉन्ग टर्म हुआ तो 12.5% टैक्स ही है। तो अभी भी चीटिंग कर सकते। लोग क्या करेंगे, बायबैक मतलब डिविडेंड चाहिए ना तो बायबैक के फॉर्म में लेंगे। डिविडेंड के फॉर्म में तकलीफ क्या है, फुल टैक्स लगता है ना। तो अभी भी वो चीटिंग करेंगे कि कैपिटल गेन की तरह ही आ रहा है ना, तो चलो ना डिविडेंड बोल के कौन लेगा, बायबैक। और सी ये डिसीजन कौन लेता है, कंपनी के प्रमोटर्स लोग। जैसे आज मैं बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हूँ ना, तो मैंने कंपनी फॉर्म की थी यार, तो मैं तो क्या करूँगा, और कंपनी का प्रमोटर भी तो शेयर होल्डर बन जाता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, डिविडेंड लेने का कभी भी मन होता है ना, नहीं डिविडेंड नहीं, डिविडेंड लूँगा तो मैं तो वैसे भी अमीर हूँ, 30% स्लैब में तैर रहा हूँ, 30% कौन भरेगा, तो मैं भी क्या तरकीब निकालूंगा, बोल बायबैक के फॉर्म में लूंगा। और ये सी जनरल शेयर होल्डर नहीं करे, जनरल शेयर होल्डर को थोड़ी पता है कंपनी में क्या हो रहा है। कंपनी के जो इनसाइडर लोग होते हैं ना, उन लोग के पास भी शेयर्स अच्छे होते हैं ना, तो वो लोग चीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, डिविडेंड के बदले बायबैक के फॉर्म में लेंगे। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला बॉस वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अवर रूल, कि अगर तू प्रमोटर है ना, अगर तू प्रमोटर है ना, तो तेरे को कैपिटल गेन जैसा 12.5 टैक्स तो आएगा, प्लस तेरे को एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा बायबैक पे। ये प्रमोटर लोग के लिए किया है। मतलब आज अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ और मैंने सोचा यार डिविडेंड के फॉर्म में कौन लेगा यार, बायबैक के फॉर्म में ले लो, तो बायबैक के फॉर्म में लेने की मैं खुजली किया ना, तो मुझे बायबैक में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो 12.5 आ गया, तो उसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ेगा, सो डैट मेरा ओवरऑल टैक्स 30% हो जाए। कितना एक्स्ट्रा टैक्स भरना है बताऊंगा, लेकिन प्रमोटर का कत्ल कर दिया गवर्नमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट ने क्या सोचा में, निर्दोष शेयर होल्डर क्यों सफर करे। ये मन में किसके खोट आती है बताओ, ये जो खोट थी ना, कौन सी खोट बोल, कि डिविडेंड नहीं लेता हूं मैं, उसको बायबैक के फॉर्म में ले लेता हूं। ये इनिशिएट करने वाले प्रमोटर्स होते हैं, तो प्रमोटर की बैंड बजाए। शेयर होल्डर जो है ना, जो आम जनता, उनको बोला है तुम लोग बेचारे निर्दोष जनता, तू क्यों सफर करेगा भाई, तू क्यों सफरेगा, तू मत सफर कर। तेरे को नॉर्मल कैपिटल गेन दिखाना है और तेरा 12.5 आता है तो 12.5 ही भरना है, और जो असली पापी है उसका कत्ल किया गवर्नमेंट ने बाय इम्पोजिंग एडिशनल टैक्स। इन शॉर्ट आज की तारीख में रूल क्या होता, कंक्लूजन, आज बायबैक होता है तो जो आम जनता जैसे शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको नॉर्मल कैपिटल गेन की तरह दिखाना है, और अगर लॉन्ग टर्म में 12.5 आ रहा है तो मत 12.5 टैक्स भरो, मजा करो, क्योंकि उन लोग का तो चीटिंग में कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन जो प्रमोटर्स है, इनसाइडर लोग हैं, उन लोग को रूटीन कैपिटल गेन का 12.5% वगैरह टैक्स तो आएगा, प्लस एक्स्ट्रा टैक्स। कितना आएगा बता दो, ये देखो अभी पहले बायबैक की कैलकुलेशन देख लो। ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन बायबैक ऊपर आ जाएगा, माइनस कॉस्ट, ये तो ठीक है ना, नॉर्मल है। फिर इसके बाद क्या लिखा है पढ़ो, नॉर्मल टैक्स प्लस एडिशनल टैक्स इफ, बोल दो ना यार, मैं तड़प रहा हूं तुम लोग की आवाज सुनने को, इफ यू आर प्रमोटर तो ये आएगा। तो टेल मी, एक नॉर्मल आम जनता जैसे शेयर होल्डर को क्या आएगा, नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो कितना आता है, 12.5 नॉर्मल। लेकिन एडिशनल टैक्स किसके सिर पे आएगा, प्रमोटर। ओके, क्योंकि प्रमोटर लोग ही खुजली करते थे कि डिविडेंड न लेके उसको बायबैक के रूप में लेते थे ताकि उन लोग टैक्स बचा सके, लेकिन उन लोग की पिटाई कर दी गवर्नमेंट ने। और देखो एडिशनल टैक्स कितना लगे आने में, लॉ ने सीधा बोला है वी विल मेक श्योर के प्रमोटर को फुल 30% भरना पड़े। तो टेल मी, अगर लॉन्ग टर्म पे 12.5% लगा है तो 30 में से 12.5 गया तो कितना बचा, अरे लॉन्ग टर्म पे 12.5 तो नॉर्मल टैक्स हो गया ना। लेकिन गवर्नमेंट प्रमोटर को ऐसा सफर करवाएगी कि उसको 30% भुगतना पड़े।
तो अगर इधर मैंने 12.5 भरा है तो एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा? 17.5, ये एडिशनल टैक्स। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, विल मेक श्योर दैट प्रमोटर विल लैंड अप पेइंग 30% टैक्स, ऑल्दो कैपिटल गेन अराइजिंग में रिजल्ट इन 12.5% टैक्स, बट दैट्स नॉर्मल टैक्स, बट देयर विल बी एक्स्ट्रा टैक्स और 17.5%, सो दैट इफेक्टिवली इट बिकम्स 30%। बट ये प्रमोटर है, हम जैसे लोग होते तो अगर कोई कॉर्पोरेट प्रमोटर है तो कंपनीज को पता है इंडिया में आजकल 22% टैक्स आता है। ज़्यादा गहराई में घुसूंगा, जो फाइनल में पहुंच जाओगे ना, तुमको कंपनीज लोग के लिए 22% टैक्स नॉर्मल लगेगा। तो इफ कंपनी इज द प्रमोटर तो उसका अपर लिमिट 22% है ना। तो अगर इधर 12.5 भरा तो 22 में से 12.5 निकालो, वो एडिशनल टैक्स हो जाएगा। अरे एडिशनल टैक्स में भी 2% याद रखना है। प्रमोटर मेरे जैसा है तो मेरे जैसा तो 30% पहुंचा के रहना है। तो इधर 12.5 आ गया तो 17.5 इधर आ जाएगा। और प्रमोटर कोई कंपनी है तो उसको 22% टच करवाना है, तो उसमें अगर इधर 12.5 हो गया तो बैलेंस इधर आ जाएगा। ये देखो मैंने लिख के रखा है, लुक, एडिशनल टैक्स बट ओनली फॉर प्रमोटर्स। आई रिपीट, नॉर्मल पब्लिक को बायबैक में कुछ तकलीफ नहीं है। जो पैसा मिला आराम से कैपिटल गेन के जो रेट्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओके, टेल मी, ये क्या है बताओ, चलो इसका मतलब क्या है बताओ। तुम लोग सुन ही नहीं, मैं अकेला बात कर रहा हूँ। मतलब अरे 196 बताया ना, व्हाट इज 196? STD भरेला सटक जी, सटक जी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। STD भरा हुआ सटक जी जो पहले 111A था, अब वो 96 हो गया ना। तो लॉ क्या बोल रहा है कि अगर बायबैक में शॉर्ट टर्म हो सकता है कि नहीं? हो ही सकता है ना यार। तू कंपनी के शेयर होल्डर बने, जुम्मा 2-3 महीना हुआ है और बायबैक में नोट आ गए, 2-3 महीने के बाद बायबैक भी हो गया, तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि नहीं? तो शॉर्ट टर्म पे टैक्स 196 लेवी करता है ना। तो टेल मी, शॉर्ट टर्म पे 196 में रेट क्या है? अरे 196 मतलब पुराना 111A। 20% STD भरेला शॉर्ट टर्म पे 20% होता है। तो टेल मी, 20% तो ये नॉर्मल टैक्स की तरह आता है ना। एक्स्ट्रा कितना भरो, हिम्मत है तो बताओ। अरे फाइनेंस मिनिस्टर सिंपल लॉजिक बताया, विल मेक श्योर प्रमोटर्स वो या 30% आए या 22%। 30 अगर तू साधारण आदमी है, तो कंपनी है तो 22% होना चाहिए। तो दिमाग लड़ाओ ना। अभी शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल टैक्स से अगर मेरा 20% आ गया, नॉर्मली अगर 20% आ गया तो एक्स्ट्रा कितना भरूं? 30 पहुंचाने के लिए 10% एक्स्ट्रा, 22 करना है तो 2%। तो देखो वही लिखा है इधर। सो इफ यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी, इफेक्टिव रेट शुड बिकम 22%। सो 2% इज व्हाट? शॉर्टफॉल। तू समझा कैसे है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STD भरा हुआ रहता है ना, तो 20% तो नॉर्मल टैक्स है। तो 20 नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा कितना लगे कि 22 हो जाए? 2%। और 22 डोमेस्टिक कंपनीज का करवाना है। और जो नॉन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कोई कंपनी का मान लो मैं प्रमोटर हूँ, ये आदमी दिख रहा ना, ये तो मेरे जैसों का तो गवर्नमेंट 30% करवा के रहेगी। तो बताओ 30% करवाना है तो शॉर्ट टर्म पे अगर मेरा नॉर्मल वाला ही 20 है तो एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा? 10। सी ये इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, सी ये लॉजिक के साथ मैं तुमको बता रहा हूँ चेंजेस क्या है। रट्टा मारने में तो लिखा हो रट लो और क्या। बट एक बात बताऊँ, ये अगर शॉर्ट टर्म STD भरा हुआ रहा तो, और बायबैक में कई बार है ना STD नहीं आता है। बायबैक डिपेंड करता है ओपन मार्केट से हुआ है कि टेंडर ऑफर के थ्रू। ओके, अगर ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक हुआ, विच इज अ वेरी रेयरेस्ट थिंग, तो ही सी STD का लॉजिक मालूम है ना, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रूट होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज, तो ही STD लगता है। और बायबैक जनरली ऑफ मार्केट होता है, ऑफ मार्केट। तो ऑफ मार्केट है तो STD भरेला नहीं बन सकता ना, तो ये चीज आएगी नहीं। अरे STD भरा हुआ नहीं होता तो शॉर्ट टर्म पे क्या होता है? फुल टैक्स। इफ यू आर नॉट भरोड STD, शॉर्ट टर्म विल बी टैक्स ओड एट फुल टैक्स। तो ये तो कब आएगा एक्स्ट्रा टैक्स? अगर शॉर्ट टर्म का STD भरने के कारण 20% हुआ है तो, विच इज अ वेरी रेयर थिंग, वेरी रेयर, स्पेशली इन बायबैक।
बट हाँ लॉन्ग टर्म तो STT भरो कि ना भरो 12.5% ही है, तो वो तो STT भरेला नहीं भरेला कैसा भी हुआ एक्स्ट्रा टैक्स आएगा। कैन यू टेल मी इधर क्या आने वाला परसेंटेज? अरे लॉन्ग टर्म पे नॉर्मल कितना है? 12.5 है ना, तो एक्स्ट्रा कितना आएगा बोलो? 22 में से पहले 22 में से 12.5 निकला तो 9.5, और 30 में से 12.5 निकला तो 17.5। अरे मैं तुमको टेक्निक बता रहा हूँ, मतलब इफेक्टिवली इतना टैक्स आना जी। किसके लिए बात कर रहा हूँ मालूम? प्रमोटर। सी तुम लोग फसाद की जड़ समझ रहे हो ना। कंपनी का प्रमोटर क्या जुगाड़ करता है कि आज मैं डिविडेंड के फॉर्म में ना लेके बायबैक के फॉर्म में लूँ, ताकि कैपिटल गेन में तो टैक्स कम आता है ना। तो वो उसकी तरकीब नहीं चलनी चाहिए, इसलिए लॉ ने बताया कि ठीक है कैपिटल गेन की तरह दिखा, तेरा 12.5 वगैरह जो टैक्स आता है वो तो नॉर्मल है, एक्स्ट्रा भी भरना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया? वी हैव टू सी दैट इफेक्टिव उसका टैक्स 22 या 30 होना चाहिए। 22 फॉर एन इंडियन कंपनी एंड 30 फॉर पीपल लाइक अस इफ यू आर अ प्रमोटर। तो ये एक जबरदस्त चेंज आए इंडिया में बायबैक्स को लेके। ओके, तो ये बायबैक का हो गया। फिर टेल मी नॉर्मल शेयर होल्डर के लिए क्या है बायबैक में? प्लेन टैक्स, नो एक्स्ट्रा टैक्स। हाँ बाय द वे प्रमोटर कौन है? प्रमोटर मतलब कौन? लिस्टेड कंपनी में है ना, सेबी रेगुलेशन में डिफाइन किया हु इज अ प्रमोटर। मतलब जिसका प्रोस्पेक्टस वगैरह में प्रमोटर के नाम पे प्रचार हो रहा है ना ऑफर डॉक्यूमेंट में, वो प्रमोटर है, उसका सिंपल डेफिनेशन। बट वो लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के में क्या नहीं क्या, जिसके पास 10% स्टेक है प्रमोटर। ये तो बहुत डेंजरस है। मतलब अनलिस्टेड कंपनी में इफ यू आर हैविंग 10% स्टेक यू आर कॉल्ड प्रमोटर। अन्याय है। क्यों? मतलब अन्याय क्यों है? अरे आजकल तो क्या है, कितने लोग क्या है 10% होल्डिंग तो बहुत नॉर्मल है। सी प्रमोटर को गवर्नमेंट ने अटैक करने क्यों सोचा? क्योंकि उन लोग दिमाग लगा के चीटिंग करने आते हैं ना। लेकिन 10% शेयर होल्डर थोड़ी हमेशा ऐसा दिमाग लगा के चीटिंग में शामिल होता है, लेकिन उसको भी सफ़र करना पड़ेगा। आज मेरा भी कोई अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनियों में 10% स्टेक है तो आई विल बी प्रमोटर। और प्रमोटर है तो तकलीफ क्या है बोल? अरे बाकी ना, प्रमोटर है तो तकलीफ क्या है? बायबैक का नॉर्मल टैक्स भी भरूँ प्लस एडिशनल टैक्स भी सफ़र करना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा अनफेयर किया है फॉर अनलिस्टेड कंपनी, बिकॉज जस्ट बाय हैविंग 10% स्टेक यू विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर। ये थोड़ा अजीब है, पर ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द लॉ। बट लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर मतलब एज पर सेबी रेगुलेशन, वही जिसको प्रमोटर की तरह जिसका प्रचार होता है ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह में, वो प्रमोटर है। उधर परसेंटेज होल्डिंग का क्राइटेरिया नहीं है लिस्टेड कंपनीज में। तो ये कैपिटल गेन चल रहा है ना, तो कैपिटल गेन में पहला बड़ा अपडेट बायबैक को लेके। ओके, इधर रिवॉल्यूशन आ गया है। सो नाउ बायबैक इज अ कैपिटल गेन विद नॉर्मल टैक्स, बट प्रमोटर है तो एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा। फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सुना है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, हमने गोल्ड में पैसा डाला है, लेकिन गोल्ड को फिजिकली होल्ड नहीं करना है, सर्टिफिकेट के फॉर्म में। उस पर ब्याज भी मिलता है 2.5%, 2.5%। सी आज मैं फिजिकली गोल्ड लेता हूँ ना, तो गोल्ड तो पड़े पड़े थोड़ी ब्याज देगा, अप्रिशिएट होगा। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से पैसा डालते हैं ना, तो अपने को गोल्ड की चीज़ फिजिकली नहीं मिल रही है, एक पेपर फॉर्म में मिल रहा है, उस पर ब्याज भी मिलता है। कितना? 2.5% पर एनम। ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्याज मिल रहा है, वही बड़ी बात है ना। लेकिन सुनो, इधर एक ज़बरदस्त चेंज आया है। अभी तक क्या था मैं, जिसके पास भी, सुन लड़की सुन, जिसके पास भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, मैच्योरिटी पे अगर उसको पैसा मिला है तो टैक्स फ्री था रिडम्पशन के टाइम पे। हाँ, मार्केट में बेचेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा कैपिटल गेन का। ओके, लेकिन मैच्योरिटी पे मिला तो एग्जेम था। ये पहले का रूल है। अभी क्या मालूम है, मैच्योरिटी पे भी एग्जेम्पशन कब मिलेगा? अगर तुमने इशू में सब्सक्राइब किया था तो, ओपन मार्केट से लिया हुआ नहीं चाहिए। मीन्स अभी दो शर्त है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदा कैसे? इशू में, नॉट फ्रॉम ओपन मार्केट। इशू में खरीदा होना चाहिए। और रोकड़ी कैसे किया? रिडम्पशन। ओनली दोज हु आर होल्डिंग द बॉन्ड्स फ्रॉम इशू टिल रिडम्पशन, ओनली दे विल एंजॉय द कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बहुत सही चीज़ है मार्केट में, लेकिन लोग कम प्रेफर करें, क्योंकि क्या ब्लैक का पैसा रखने का साधन खत्म हो रहा है ना यार। ये तो पूरा वाइट हो जाएगा। अब ब्लैक का पैसा गोल्ड के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो वो लोग गोल्ड ही रखेंगे,
लेकिन अगर देखो ब्लैक वाइट का नहीं ऑफिशियली रखना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स द बेस्ट थिंग। ओके, उसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है हर साल, लेकिन ये जब इशू आता है उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह होते हैं, लेकिन मोटा मोटी अच्छी चीज़ है। एनीवेज फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द चेंज? एग्जेम्पशन विल बी अलाउड इफ यू हेल्ड फ्रॉम इश्यू टू मैच्योरिटी, मतलब खरीदा भी इश्यू में होना चाहिए और रोकड़ा भी मैच्योरिटी पे करवाया तो ही एग्जेम्पशन है। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी अटकी तो टैक्सेबल। ये नया अपडेट है। अरे कल ऑफिस में बात होगी ना, परसों, कल संडे है, तो बोलना बॉस को ये सब नया चेंजेस है, सर को भी नहीं पता होगा कितने, थोड़ा उनको बताओ, उनको भी ज्ञान मिलेगा। ये देखो एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कैपिटल गेन, फिर अपना ऑलमोस्ट अंडर वाइंडिंग अप स्टेज ही है, रुको। 54 EC, 54 EC के बारे में क्या नॉलेज तुम लोग बताओ कि हम लोग बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, कैसे बॉन्ड्स होते हैं? नेशनल हाईवेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसे कुछ बॉन्ड्स है ना, वो बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं तो अपना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन सी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, गवर्नमेंट पब्लिक को क्या लल्लू बना रही है। हाँ, सेक्शन का रीनंबरिंग हुआ है, खाली रीनंबरिंग हुआ है, लेकिन अंदर झाँक के देखो तो देरा हिडन अमेंडमेंट्स बताया था, इसमें भी हिडन अमेंडमेंट्स है। लेट मी सी तुम लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं, देखो लेट मी सी तुम लोग का दिमाग चलता है। ये पहले 54 EC का लीगल टेक्स्ट है, लीगल टेक्स्ट, और अभी 54 EC 85 बन चुका है, उसका लीगल टेक्स्ट है। ये जो बच्चे फाइनल CA में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन लोग को ये नॉलेज है, लेकिन इंटर वालों के लिए थोड़ा एकदम न्यू एनलाइटमेंट होगा। वो बोलते ना खाली सेक्शन नंबर बदला है, सेक्शन नंबर बदला है, अरे अंदर झाँक के देख, मीनिंग बदला है। सी पहले जब ये मैं तुमको पहले का बता दो, पहले का तुम लोग को एक नॉलेज है, डेप्रिशिएबल एसेट जो होता है ना, जिस पर हम लोग डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं, उसमें कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म आता है। इतना बेसिक है तो मैं बात करना मतलब ही नहीं है। अपने पढ़े थे इंटर में कि डेप्रिशिएबल एसेट होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा, ये प्रोजेक्टर वगैरह, जो टीवी वगैरह है, ये सब में डेप्रिशिएशन आता है ना, तो डेप्रिशिएबल एसेट में हमेशा शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करते है ना। लेकिन सी पहले एक है ना, आसाम पेट्रोलियम के कोर्ट में जजमेंट आया था, ये देखो क्या लिखा, पढ़ो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करोगे तो 54 EC मिलता है ना, तो पता है कोर्ट ने क्या बोला था, डेप्रिशिएबल एसेट पे भले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स भरना पड़े, लेकिन अगर उम्र के हिसाब से उनकी उम्र बड़ी है तो दे आर लॉन्ग टर्म एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, मशीनरी पे नॉर्मली कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ही आता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, इट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म। लेकिन मेरे पास 15 साल पुरानी मशीन है, उम्र की इज्जत है कि नहीं उसकी? 15 साल पुरानी, इतने साल से मशीन जी रही है, तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट। तो लॉन्ग टर्म एसेट होने के कारण उसको 54 एग्जेम्पशन मिलता था, 54 EC वाला। तो इस पे आसाम पेट्रोलियम में जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट दिया? और एक कंपनी भी थी डेम्पो करके, उसमें जजमेंट आया था कि भाई तुम डेप्रिशिएबल एसेट को बेचो, माना कि उसका कैपिटल गेन शॉर्ट की तरह टैक्स आ जाएगा, बट खाली वो टैक्स रेट के लिए। लेकिन अगर उस चीज़ की उम्र, जैसे मशीनरी है 15 साल है, तो उम्र वाइज तो लॉन्ग है ना, और हम उम्र देखेंगे। और सेक्शन में वर्डिंग क्या थी? एसेट की उम्र। और मेरे एग्जाम्पल में मशीनरी 15 साल की है, तो उम्र छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रीट करके 54 का EC का एग्जेम्पशन भी लेते थे। जबकि उसका कैपिटल गेन शो कैसे करता? रिटर्न फाइलिंग में शॉर्ट, लेकिन उम्र वाइज लॉन्ग है ना, तो 54 EC मिलता था। ये देखो क्या लिखा है इधर, डेप्रिशिएबल एसेट ऑल्सो एलिजिबल इफ हेल्ड फॉर मोर देन 2 years, इवन दो देयर टैक्स विल बी लाइक शॉर्ट ओनली, बट उम्र वाइज लॉन्ग। और एक्ट में क्या लिखा था? लॉन्ग एसेट होना चाहिए। ये पहले था, लेकिन अभी इन लोग ने ना लॉ की वर्डिंग बदली है। अब पढ़ो नया लॉ, क्या लिखा है? वेयर असेसियस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, तो बॉन्ड्स में डालने का एग्जेम्पशन मिलता है। गेन ही लॉन्ग चाहिए, गेन। एसेट की उम्र गई भाड़ में, गेन शुड बी लॉन्ग। तो ये ड्राफ्टिंग में चेंज आ गया ना। तो मतलब आज की तारीख में अगर ऐसा हो ना, 15 साल पुरानी मशीन में, मशीन के पीछे क्यों पड़ा समझाना, डेप्रिशिएबल एसेट। तो टेल मी 15 साल पुरानी मशीन को बेचा है, तो उसका कैपिटल गेन कैसा आएगा? शॉर्ट टर्म, और उसका नेचर शॉर्ट टर्म है ना। और गेन का नेचर
शॉर्ट है मतलब लॉन्ग नहीं है, तो बॉन्ड्स वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सी ये मैं तुमको बता के क्या बोलना चाह रहा हूँ, खाली सेक्शन नंबर दिखने में बदल हुआ है, लेकिन अंदर वर्डिंग्स में भी ऐसे चेंज आए ना, मतलब बदल रहा है। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अरे डेप्रिशिएबल एसेट भी बेचो ना, बॉन्ड्स में पैसा डाल के एग्जेम्पशन मिलता है, शॉर्ट है तो क्या है, कानून में तो क्या लिखा है, एसेट की उम्र बड़ी होनी चाहिए, देखो एसेट एसेट एसेट। मैं एसेट को ठोक पीट के बोलता था, एसेट तो बड़ी उम्र का है ना, तो बॉन्ड्स में डालो एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अब क्या पढ़ने का, गेन ही लॉन्ग नेचर का होना चाहिए, और डेप्रिशिएबल का गेन तो हमेशा शॉर्ट होता है। तो 54 EC वाला जो था ना बॉन्ड्स वाला, वो एग्जेम्पशन अभी नहीं मिलेगा। ओके, एनीवेज ये एक मैंने एक उदाहरण दिया है, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर सच में तुम लोग ऑफिस में बेयर एक्ट वगैरह देखते हो ना, तो कभी भी ऊपर ऊपर से ग्रांटेड मत लेना। हाँ, सेक्शन का नंबर ही तो चेंज हुआ है, अंदर देखो मजा आएगा, इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, काफ़ी हिडन अमेंडमेंट्स आ गए, उनमें से ये चीज़ थी एक। ओके, तो कैपिटल गेन्स के मैंने तुमको मेन चीज़ बताया, क्या क्या बताया, एक ये बताया, बायबैक का बताया, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, बाकी सब तो सेक्शन नंबर ही बदले खाली। ओके, फिर खत्म, 2 हेड बचे हैं ना, उसमें कुछ चेंज ही नहीं है, ये देखो इधर ही खत्म हो रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका परिवार कहाँ बसा हुआ था, सेक्शन 22 से 27, अब वो 20 से 25 हो गया, कुछ चेंज नहीं है, 1 रुपये का चेंज नहीं है, सब कुछ डिट्टो सेम। ओके, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का परिवार कहाँ बसा हुआ था, कुछ नॉलेज है क्या, 56 तो सुना ही है ना, 56 से 59, इसको री नंबर करके 92 से 95 कर दिया है, इधर भी इतना ही, और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मतलब ये 2 हेड ऑफ इनकम तो ऐसे ही खत्म हो गए मेरे। बाकी इसके पहले क्या बात हुई थी, सैलरी उधर अच्छा खासा था, पीजीबीपी कीवर्ड याद है, रिब्बड़ पसाटा मज्जी, रिब्बड़ पसाटा मज्जी, रिब्बड़ पसाटा मज्जी, ये डिडक्शंस थे अपने। फिर कैपिटल गेन में मैंने बात की है 3 हेड, बाकी ये 2 हेड तो ऐसे हल्के में खत्म हो गए। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भारी चेंज हुआ है, एक भारी। तुमको पता है डिविडेंड इनकम के सामने कोई भी संबंधित खर्चा होता है, कुछ नॉलेज है, तो एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। इंटरेस्ट, अगर तुमने बोरोइंग करके उधार पे शेयर्स में पैसा डाला तो उसका ब्याज डिडक्ट करने मिलता था डिविडेंड में से, वो भी डिविडेंड का 20% तक ही लेस होता था, एक ही डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट और बोरोइंग, वो भी बंद कर दिया, खत्म। मतलब डिविडेंड पूरा ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स आ जाएगा, पूरा ग्रॉस अमाउंट पे। ये देखो, नो डिडक्शन फॉर डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड इनकम। मतलब डिविडेंड को तो श्राप लगा यार, क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, मतलब डिविडेंड कंपनी कहाँ से देती है, अपने प्रॉफिट से, और जो प्रॉफिट्स पे कंपनी ऑलरेडी टैक्स भर दी है वही डिविडेंड के रूप में आता है, उस पर शेयर होल्डर वापस टैक्स भर रहा है, और उसमें भी इतनी बेरहमी कि उसका कोई संबंधित खर्चा है उसका डिडक्शन भी नहीं मिल रहा है। मतलब डिविडेंड को तो श्राप है इस धरती पे। ओके, लेकिन क्या करें, इट इज़ अ लॉ। और गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, डिविडेंड इज इनकम ऑफ रिच पीपल, रिच लोग की, अमीरों की कमाई है ना, तो अमीर लोग के पास पैसा है तो आपको डिडक्शन क्यों चाहिए, जो डिविडेंड मिला पूरे ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो ये डिविडेंड में एक अच्छा अपडेट आया है कि देयर इज नो डिडक्शन, हेंसफोर्थ फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए, बस कार्यक्रम समाप्त हो गया। तुम लोग का टाइम मैंने लिया, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। और मैं तुमको यही एडवाइस करूँगा, फाइनल CMA सच्ची बता रहा, मैं जब इधर बैठा था ना, मेरे मन में ऐसा था यार, बच्चे लोग को बोले यार फाइनल में रैंक लेके आओ यार, सच बता रहा हूँ, मुझे अंदर से ऐसा एक ही चीज़ अंदर से आई, बच्चों को क्या बोलूँ, रैंक लेके आओ। से तुम लोगों को लग रहा होगा अभी, लेकिन तुम लोग खुद बड़े हो जाओगे ना, तब लगेगा सही बात थी, रैंक लाना ही चाहिए। सी आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी है, नहीं आवे, लेकिन एटलीस्ट एस्पायर फॉर इट। सी असली हार कब होती है उनमें, जब तू एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, वो फेलियर होता है। फेलियर उसको नहीं बोलते इसका रिजल्ट नेगेटिव आया, रिजल्ट नेगेटिव तो आने दो, आएगा, वो मेरी किस्मत में था। लेकिन असली फेलियर कौन होता है, जो एफर्ट ही नहीं मार रहा है। एफर्ट तो मार, अगर वही तुम नहीं मारोगे, नहीं मेरे को तो एक ही ग्रुप देना है, मेरे को रैंक मिलना है, मैं कैसे से पास हो जाऊँ, एफर्ट ही नहीं डालूंगा, वो फेलियर है। वो चीज़ तो मेरे हाथ में ना, उसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी ठीक है, मैंने रैंक के लिए पूरी कोशिश की, 1 अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ, उसको भी मैं सलाम ठोकता हूँ। एफर्ट तो मार रहा है ना, वो असली हीरो होता है।
तो इतना माइंड में रखना। सो अभी से ऐसा प्लानिंग करो कि तुम लोग रैंक ला पाओ। एनीवेज अभी मैं बोलना चाहूँ तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम अप हो चुका है। सो आई विल हैव टू कट डाउन माई स्पीच। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल।